डीपीज हेलो बच्चा पार्टी, दिस इज अर्चना राठी। कैसे हैं मेरे सारे प्यारे प्यारे से क्यूट से नन्हे मुन्ने से जमुरे? मस्त है, बिंदास है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। तो सही चल रही है पढ़ाई? सही कर रहे हो ना चीजें? अब धीरे धीरे हल्का सा प्रेशर महसूस हो रहा होगा, क्योंकि दिसंबर आने वाला है, बोर्ड्स भी आने वाले हैं, फिर नीट भी आने वाला है। डिमोटिवेट नहीं होना है, प्रेशर फील नहीं करना है। मुझे पता है बोलना आसान है, बोलना बहुत आसान है। अगर मैं अपनी 12th क्लास में जाऊं तो इस समय मुझे भी बहुत प्रेशर फील हो रहा था, मैं ईमानदारी से बता रही हूँ। और मैं सैम्पल पेपर सॉल्व कर रही थी, पूरा पूरा दिन पढ़ती रहती थी। तो इस समय प्रेशर फील होना बेटा बहुत नॉर्मल है, लेकिन उस प्रेशर को अपने आप को डिमोटिवेट मत करने दो। थोड़ा सा डर, थोड़ा सा प्रेशर अगर फील हो रहा है तो वो अच्छा है। अगर पेट में थोड़ी गुड़गुड़ हो रही है और थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि यार करना है, तो वो डर और वो प्रेशर अच्छा है। वो तुम्हें जगाए रखेगा, वो तुम्हें याद दिलाता रहेगा कि तुम्हें करना है और तुम ही कर सकते हो। तो प्लीज बेटा, वो सारे बच्चे, क्योंकि मुझे बहुत मैसेजेस मिल रहे हैं, वो सारे बच्चे जो अभी थोड़ा प्रेशर फील कर रहे हैं और थोड़ा सा उन्हें ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या होगा, तो प्लीज बेटा, आपके सबसे बड़े मोटिवेटर आप ही हो। आप ही। हम तो क्लास में 2 शब्द बोल के चले जाते हैं। आपको खुद से मोटिवेटेड रहना है, आपको खुद को ही मोटिवेट करना है। अब कोई भी ऐसी वजह ढूंढ लो जो तुम्हें मोटिवेट करती है कि हमें अच्छा बोर्ड्स में अच्छा परफॉर्म करना है। माँ बाप का चेहरा, माँ बाप की खुशी देखना, वो आंखें बंद करके वो पेरेंट्स का प्राउड चेहरा, अगर वो तुम्हें मोटिवेट कर रहा है तो उसे मोटिवेशन बना लो। वो व्हाइट कोट अगर तुम्हें मोटिवेट कर रहा है, उसे मोटिवेशन बना लो। मेहनत करके अगर तुम्हें खुशी मिलती है तो उस खुशी को अपनी मोटिवेशन बना लो। तो हर एक के जीवन में कोई ना कोई कारण होता है जिससे हम इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं, और उसके सहारे बेटा लगे रहो और हार मत मानना, ठीक है? परेशान मत होना, पढ़ाई तो है, आराम से करते जाओ, हो जाएगी, ठीक है? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। लास्ट लेक्चर में बस खुश रहना है, ये सोचो, पॉजिटिव बने रहना है। मुझे पता है ये बहुत ही कही जाने वाली लाइन है, बहुत ही क्लीशे लाइंस है, हर कोई यही ज्ञान फैलता है, पॉजिटिव रहो बेटा, पॉजिटिव रहो बेटा। पर बेटा इसके अलावा कोई चॉइस भी तो नहीं है। अच्छा सोचो, अच्छा जैसा हम सोचते हैं बिल्कुल वैसा ही अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा सोचो, सोचो कि मैं एक मेहनती इंसान हूं, मेरे अंदर बहुत कमियां होंगी, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे मेहनत करनी है और मेरी मेहनत मुझे आगे लेकर जाएगी। मुझ में जो भी कमियां हैं मैं उन्हें दूर करूंगा या करूंगी, और लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करूंगा या करूंगी। तो बस उसी पॉजिटिविटी के साथ बढ़ते रहो आगे, है ना? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था फ्रीक्वेंसी मेथड, जिससे मैंने आपको बताया था कि वो कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी मेथड कहीं भी आप लगा सकते हो। तो हमने काफी सारे फॉर्मूले डिस्कस किए, हमने डिस्कस किया मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, लॉस डिस्कस किए, हमने टेस्ट क्रॉस डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सेप्शन टू मेंडलिज्म, यानी कि जो मेंडलिज्म को फिट नहीं होते। इसमें हम काफी सारे फिनोमिनन्स पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस और मल्टीपल एलिलिज्म। तो चलिए फिर तैयार हो जाइए, कंधे कर लीजिए सीधे, आंखों में चमक, चेहरे पे स्माइल, बॉटनी कॉपी सामने और एनसीईआरटी बुक सामने। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अ न्यू टॉपिक, दैट इज एक्सेप्शन टू मेंडलिज्म। आ जाइए, तो एक प्यारी सी हेडिंग दीजिए। काफी सारे बच्चे कहते हैं मैम कंसंट्रेशन नहीं बन पाती, लेक्चर के दौरान नींद आ जाती है। तो मैं बता देती हूं बेटा कि अपने टीचर की स्पीड को मैच करो। जब वो समझा रहा है तो ध्यान से समझो, अपने हाथों को, अपने दिमाग को तेज चलाओ लेक्चर के दौरान। इतना इतना तेज चलाओ कि दिमाग सोने ना पाए, एक्टिव रहे। और जो कुछ लिखते हो उसे बोल बोल कर लिखो। अगर नींद आ रही है और चिल्ला चिल्ला कर बोलो, घर में कोई तुम्हें ये नहीं बोलेगा कि क्यों चिल्ला रहे हो भाई, उन्हें पता है तुम पढ़ रहे हो। अगर तुम्हें नींद आ रही है, चिल्ला चिल्ला के नोट्स बनाओ, बोल बोल के नोट्स बनाओ, फिर देखो कैसे नींद आती है और कंसंट्रेशन भी बनेगी। तो एक्सेप्शंस टू
मेंडेलिज्म। मेंडेलिज्म हमने पढ़ा क्या है, क्या सोचकर मेंडल साहब ने लॉज पास किए, लेकिन कुछ ऐसे फिनोमिनन्स है नेचर में जो लॉज ऑफ मेंडल में फिट नहीं होते हैं। उनमें से एक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस और मल्टीपल एलिलिज्म। तो एक एक करके हम तीनों को डिस्कस करेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, को डोमिनेंस क्या होता है, और मल्टीपल एलिलिज्म क्या होता है। चलिए बेटा, तो तैयार हैं, गेयर्ड अप, आ जाओ। पहले आपको ये फिनोमिनन समझाने से पहले, ये तीनों समझाने से पहले जो मेंडल के लॉ में फिट नहीं होते हैं, इन्हें समझाने से पहले मैं आपको समझाना चाहती हूं कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। पहले वो समझेंगे कि ये डोमिनेंस, को डोमिनेंस, ये कॉन्सेप्ट आया कहां से। तो आ जाओ। तो नेक्स्ट पेज पर एक प्यारी सी हेडिंग दे दीजिए, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। चलिए, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। अब मैं यहां पर पहले आपको कुछ बातें समझाऊंगी, सुकून से उन्हें समझ लो, फिर आराम से लिखेंगे। ओके, आ जाओ सारे। अभी कुछ भी लिखना नहीं है, जब लिखना होगा बता दूंगी। चलिए जी, ऐसे समझो कि जब कोई भी स्पीशी धरती पर आती है तो वो एकदम ओरिजिनल फॉर्म में होती है ना। धीरे धीरे धरती पर उसका एवोल्यूशन होता रहता है, उसमें बदलाव आता रहता है, बहुत सारे म्यूटेशंस आते हैं। जैसे हम ह्यूमंस आज जैसे हैं, हमेशा से वैसे थोड़ी ना थे। आपको पता है हम कैसे थे। तो ड्यूरिंग द एवोल्यूशन हमारे जीन्स में काफी सारे म्यूटेशंस हुए और हम इतने चेंज हुए। तो ऐसे समझो कि जब कोई पॉपुलेशन, कोई स्पीशीज की पॉपुलेशन धरती पर होती है और उसके पास जो ओरिजिनल जीन्स होती हैं, जब वो धरती पर प्रकट हुई, जब वो स्पीशी धरती पर प्रकट हुई, तो उसके पास जो ओरिजिनल जीन्स होती हैं उन्हें हम वाइल्ड अलील कहते हैं। वाइल्ड अलील या ओरिजिनल अलील या फिर डोमिनेंट अलील या फिर अनमॉडिफाइड अलील, चारों शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। जो जो अभी यहां बोलने जा रही हूं उस पे सवाल अच्छे बनते हैं और एक एक शब्द जरूरी है। ऐसी जीन, ऐसी अलील जिसमें कोई म्यूटेशन नहीं आया था, वो ओरिजिनल अलील है। स्पीशीज धरती पर प्रकट हुई और उसके पास पहले से जो ओरिजिनल कॉपी है उस जीन की, वो उसके पास है। तो उस ओरिजिनल कॉपी को हम क्या कहते हैं, फिर से सुनिए, उसे हम डोमिनेंट अलील कहते हैं। उसे हम अनमॉडिफाइड, अनमॉडिफाइड मतलब जिसमें कोई बदलाव ना हुआ हो, अनमॉडिफाइड या फिर वाइल्ड अलील या फिर ओरिजिनल अलील कहते हैं। ठीक है मैम, इतनी बात समझ में आई। अब धीरे धीरे जब एवोल्यूशन होता है, सो ऑब्वियस सी बात है, हम जानते हैं कि जीन्स में म्यूटेशन आता है। म्यूटेशन आप जानते हैं, जीन की सीक्वेंस में कोई भी आया हुआ बदलाव म्यूटेशन होता है। तो ऐसे समझिए कि ये हमारी ओरिजिनल अलील थी, डोमिनेंट अलील थी, इसमें म्यूटेशन आया, यानी कि इस जीन की जो सीक्वेंस है उसमें कोई चेंज आया, म्यूटेशन आया, और इसी जीन की एक और फॉर्म तैयार हो गई पॉपुलेशन में। समझ रहे हैं बात को। तो ये जो जीन बनी है, ये इस जीन का बदला हुआ रूप है, यानी कि ये वाली जो अलील है ये म्यूटेटेड या फिर हम इसे कह सकते हैं मॉडिफाइड अलील है। समझिएगा बेटा। तो ये ओरिजिनल जीन में म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन होकर इसी की एक और फॉर्म पॉपुलेशन में आ गई, इसी जीन की एक और फॉर्म पॉपुलेशन में आ गई। सपोज ये कोई एक बंदा है, इसमें ये म्यूटेशन हुआ, इसने अपने बच्चों को दिया, उसने अपने बच्चों को दिया, तो इस तरह ये जो नई फॉर्म है जीन की, ये भी पॉपुलेशन में फैल गई। तो ये जो बदली हुई फॉर्म है इस जीन की, ध्यान से सुनिएगा,
ये ओरिजिनल जीन थी, इसमें म्यूटेशन आया और म्यूटेशन होने के बाद इसी जीन की दूसरी फॉर्म पॉपुलेशन में दिखने लगी, जिसे हमने म्यूटेटेड फॉर्म या मॉडिफाइड फॉर्म कहा। अब ध्यान से सुनेंगे कि जब म्यूटेशन आता है, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, जब म्यूटेशन आता है तो म्यूटेशन आने के बाद ये जो आपको म्यूटेटेड अलील नजर आ रही है, ये कई तरह से बिहेव कर सकती है। ध्यान से सुनेंगे, ये कई तरह से बिहेव कर सकती है। माने कि जब ये जीन बदल चुकी है, बदलने के बाद, म्यूटेट होने के बाद ऐसा हो सकता है कि ये प्रोटीन बनाना छोड़ दे। हम जानते हैं जीन हमेशा प्रोटीन बनाती है और उस प्रोटीन से एक्सप्रेशन आता है। ये जानते हैं ना हम लोग, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ा था। डीएनए के ऊपर जीन होती है, वो जीन के ऊपर ट्रांसक्रिप्शन होकर उससे आरएनए को ट्रांसफर किया जाता है, आरएनए के ऊपर प्रोटीन बनता है और फिर उस प्रोटीन से एक्सप्रेशन प्रोड्यूस होता है। तो ये जो बदली हुई अलील है, म्यूटेटेड फॉर्म है, इसमें इस तरह से बदलाव आया कि इसने प्रोटीन बनाना ही बंद कर दिया। पहला केस, ध्यान से सुनते जाएंगे सारे बच्चे। दूसरा केस, इस अलील में इस तरह से बदलाव आया कि ये प्रोटीन बना तो रही है लेकिन वो प्रोटीन किसी काम का नहीं है, यानी कि नॉन फंक्शनल प्रोटीन है। वो प्रोटीन बन तो रहा है पर वो किसी काम का नहीं है, वो नॉन फंक्शनल प्रोटीन है। तो ऐसे दोनों केसेस में मैं मेरी बदली हुई जीन को रिसेसिव अलील कहूंगी। फिर से सुनेंगे, ओरिजिनल अलील में बदलाव आया, ओरिजिनल जीन में बदलाव आया और एक म्यूटेटेड जीन, एक म्यूटेटेड अलील बनकर तैयार हो गई। ये म्यूटेटेड अलील में बदलाव इस तरह से आया कि इसने बदलाव के बाद, म्यूटेशन के बाद प्रोटीन बनाना ही बंद कर दिया, या फिर प्रोटीन बनाया तो लेकिन किसी काम का नहीं। तो ऐसी बदली हुई अलील को, ऐसी म्यूटेटेड अलील को मैं रिसेसिव अलील कहती हूं। तो रिसेसिव अलील एक म्यूटेटेड अलील होती है जो म्यूटेशन के बाद या तो प्रोटीन बनाती नहीं है या फिर प्रोटीन अगर बनाए भी तो वो नॉन फंक्शनल बनाती है। ठीक है मैम, ये तो हमें समझ आ गया। अब आपको और भी केसेस समझाती हूं। चलो अब आपको और भी केसेस समझाती हूं। अब दूसरा केस डिस्कस करते हैं। म्यूटेशन आने के बाद ये जो म्यूटेटेड फॉर्म है, ध्यान से समझना बेटा, म्यूटेशन आने के बाद ये जो म्यूटेटेड फॉर्म है, ये म्यूटेटेड फॉर्म प्रोटीन बनाती है, फंक्शनल प्रोटीन बनाती है, लेकिन एक बदला हुआ प्रोटीन बनाती है। माने अगर ये ओरिजिनल अलील म्यूटेशन से पहले प्रोटीन ए बना रही है, प्रोटीन ए बना रही है, तो ये फॉर्म, ये म्यूटेटेड फॉर्म, ये चेंज्ड फॉर्म म्यूटेशन के बाद प्रोटीन बी बना रही है। मतलब ये इसी जीन की बदली हुई फॉर्म है, ये इसी जीन की बदली हुई फॉर्म है और ये बदलने के बाद प्रोटीन बनाती है, फंक्शनल प्रोटीन बनाती है, पर कोई दूसरे तरह का प्रोटीन बनाती है। तो ऐसी अलील को मैं कहती हूं कोडोमिनेंट अलील, या फिर मैं ऐसी अलील को कह देती हूं इनकम्प्लीट डोमिनेंट अलील। दूसरा केस समझ रहे हो, ये दूसरा केस बना। अगर म्यूटेटेड अलील जो है वो म्यूटेट होने के बाद फंक्शनल प्रोटीन बना रही है लेकिन किसी दूसरे तरह का फंक्शनल प्रोटीन बना रही है, तो ऐसी बदली हुई, ऐसी म्यूटेटेड अलील कोडोमिनेंट अलील या फिर इनकम्प्लीटली डोमिनेंट अलील बनती है। फिर अब फोर्थ केस डिस्कस करते हैं कि ये जो अलील है, ये बदली हुई अलील है, म्यूटेटेड अलील है, लेकिन बदलने के बाद भी
ये वही प्रोटीन बना रही है जो हमारी ओरिजिनल अलील बनाया करती थी। ये बदलने के बाद भी इसमें म्यूटेशन कुछ इस तरह से आया कि ये बदलने के बाद भी वही सेम प्रोटीन बना रही है जो हमारी डोमिनेंट अलील बनाया करती थी। तो ऐसी बदली हुई अलील को मैं अभी भी डोमिनेंट अलील ही कहती रहूंगी। ऐसी बदली हुई अलील को मैं ना तो रिसेसिव अलील कहूंगी, ना को डोमिनेंट अलील कहूंगी, ना ही इनकम्प्लीटली डोमिनेंट अलील कहूंगी। मैं इसे अभी भी डोमिनेंट अलील कहती रहूंगी। क्यों? क्योंकि ये बदली तो, पर उस बदलाव का इफेक्ट हमें नजर नहीं आया। माने कि प्रोटीन तो सेम है ना बेटा, प्रोटीन तो सेम है ना बेटा, बताइए बात समझ में आई? मल्टीपल अलील नहीं है बेटा, ये मल्टीपल एलिलिज्म नहीं है। मैं आपको ये हाँ, मल्टीपल एलिलिज्म में ये मैं आपको समझाऊंगी, को डोमिनेंस और वो वाला फैक्टर। अभी बस इतना समझो कि एक डोमिनेंट अलील में बदलाव कैसे कैसे आ सकता है। एक डोमिनेंट अलील में बदलाव आया तो उसने बदलाव आने के बाद, म्यूटेशन आने के बाद, या तो प्रोटीन बनाना ही छोड़ दिया या फिर नॉन फंक्शनल प्रोटीन बनाया। तो ऐसी म्यूटेटेड अलील को मैं रिसेसिव अलील कहूंगी। फिर ऐसा भी हो सकता है कि डोमिनेंट अलील में म्यूटेशन आने के बाद जो हमारी म्यूटेटेड अलील बनकर तैयार हुई, उसने प्रोटीन बनाया तो, लेकिन कोई दूसरा प्रोटीन बनाया। फिर ऐसा भी हो सकता है कि म्यूटेशन आने के बावजूद भी जो म्यूटेटेड अलील है वो वही प्रोटीन बना रही है जो ओरिजिनल अलील बनाया करती थी। तो फिर उसे मैं डोमिनेंट अलील ही कहती रहूंगी। क्लियर है? अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गई है, अभी लिखूंगी तो और अच्छे से समझ में आएगी। अगर आपको समझ में आ गई तो बहुत सारे हार्ट, थम्स अप और यस बना दीजिए। चलिए आ जाइए। अब यहां पे लिखने से पहले मैं तुम्हें एक बात और समझाऊंगी। करता चला मैं गली गली बाहर की, बस एक सिक निगाह प्यार की, ला 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 ला। अभी भी? अरे वाह, क्या बात है! इतने सारे दिल, इतने सारे यस और इतने सारे थम्स अप आ गए हैं, तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया है कि मेरा बच्चा समझ गया है। और अभी हम जब लिखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या टेंशन लेनी है? पढ़ाई कोई हवा नहीं है बेटा, सब कुछ आसान है। बस हमारी इच्छा होनी चाहिए नई चीज को सीखने की। अगर वो इच्छा है तो सब अच्छा लगता है। और बस थोड़ा थोड़ा काम रोज करते रहो। मैंने पता है अपने, अभी मेरी लाइफ में कुछ चल रहा है। मैं सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज करती हूँ। मेरे लिए सुबह बहुत जल्दी उठना एक बहुत मुश्किल काम था, तो मैंने अपने आप के ऊपर जीत पाके मैं सुबह 5:30 बजे उठ जाती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, धूप में बैठती हूँ। मेरे जीवन में इतना चेंज आया है। मैंने अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया है पिछले 15-20 दिनों में। तो मेरा माइंड अब मेरे साथ खेलता नहीं है, मैं उसे कंट्रोल करना सीख गई हूँ और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। थोड़ा सा आप भी करो। और बस एक चीज है, हमें कुछ भी अलग करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं होती है। बस बहुत ही सिंपल सी चीजें थोड़ी थोड़ी रोज करने की जरूरत होती है। आपको कोई भी अचीवमेंट चाहिए अगर लाइफ में, तो ये नहीं है कि आपको बाकियों से कुछ अलग करना पड़ेगा जैसा दिखाते हैं मूवीज में, मोटिवेशन में, आपको कुछ अलग ही फोड़ना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऐसा कुछ नहीं है भाई। सिंपल चीजों को लगातार करते रहना ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। और जो इसको कर जाता है, बहुत ही सिंपल तरीके से अपना काम रोज करते रहता है, उसे कोई नहीं रोक सकता सक्सेसफुल होने से। और यही तो सबसे मुश्किल है, ध्यान रखना बेटा। रोज थोड़ा थोड़ा लेक्चर्स को कंसंट्रेट करके पढ़ो, अपनी डीपीपी सॉल्व करते रहो। इतना रोज कर रहे हो ना मन से,
तुम नहीं पढ़ रहे 14 घंटे, तुम नहीं पढ़ रहे 18 घंटे, तुम 4 घंटे अपना लेक्चर मन लगा के पढ़ रहे हो, सुन रहे हो टीचर को, क्लास का क्लास में याद कर रहे हो, अपनी डीपीपीज लगा ले रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, कुछ क्वेश्चंस कर ले रहे हो, इतना रोज मन से खुश होकर लगातार कर रहे हो, तो तुम बहुत अच्छा कर रहे हो सच में, और तुम कर लोगे। और जो बैकलॉग हो गया है उसे छोड़ दो, उसका टेंशन लेना छोड़ दो, उसे बाद में पूरा कर लेना वन शॉट में। अभी जो करंट चल रहा है उस पर फोकस करो। बहुत 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 मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, तो मुझे लगा बच्चों को यार क्लास में बताना पड़ेगा। बच्चे लक्ष्य के बहुत परेशान हैं। मत हो बेटा, बहुत आसान है, सिंपल चीजें रोज लगातार करनी है, बस यही सक्सेस का मंत्र है, कुछ अलग नहीं करना, सच में ईमानदारी से। चलिए, तो जो जीन है बेटा, एक बात यहां ध्यान से देख समझेंगे कि किस तरह से एक्सप्रेशन प्रोड्यूस होता है। जैसे मैं कह रही हूं कि जीन के ऊपर कोई इंफॉर्मेशन लिखी हुई है ना, जीन के ऊपर कोई इंफॉर्मेशन छपी हुई है कि भैया आंखों का रंग भूरा करना है, आंखों का रंग ब्राउन करना है, तो कैसे होगा ब्राउन? आ जाओ बताती हूं। डीएनए के ऊपर जो जीन है उसके ऊपर पहले आरएनए बनेगा, बच्चा बच्चा जानता है, फिर आरएनए से प्रोटीन बनेगा। अभी कुछ नहीं लिखना, बस सुनते जाओ। आरएनए के ऊपर प्रोटीन बनेगा। अब ये जो प्रोटीन होता है ना बेटा, ये एंजाइम की तरह बिहेव करता है। ध्यान से समझेंगे सारे बच्चे, ये जो प्रोटीन है ये एंजाइम की तरह बिहेव करता है और ऐसी रिएक्शन को कैटालाइज करता है। आप जानते हैं, आप शायद ये बायोमोलिक्यूल्स में थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा कि एंजाइम का काम क्या होता है। एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के साथ जुड़ता है। सबस्ट्रेट क्या होता है? सबस्ट्रेट वो रॉ मटेरियल होता है जिसको बदल के हमें प्रोडक्ट बनाना होता है। इतना तो जानते हो, केमिकल रिएक्शन में सबस्ट्रेट होते हैं और वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट बनाते हैं, है ना। तो यहां पर प्रोटीन्स क्या कर रहे हैं? प्रोटीन्स एंजाइम्स की तरह बिहेव कर रहे हैं और एंजाइम किसके साथ जाके जुड़ जाता है? अपने सबस्ट्रेट के साथ। हर एक एंजाइम का अपना स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है और जैसे ही एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जाकर जुड़ता है उसे प्रोडक्ट में बदल देता है और वो जो प्रोडक्ट है वो एक्सप्रेशन देता है। सपोज मैं कह रही हूं कि डीएनए के ऊपर इंफॉर्मेशन है कि आंखों का रंग भूरा करना है, तो क्या होगा? प्रोटीन, जीन जो है वो प्रोटीन बनाएगी जो एंजाइम की तरह बिहेव करेगा। वो एंजाइम अपने सबस्ट्रेट से जुड़ेगा और प्रोडक्ट बन जाएगा। वो प्रोडक्ट आंखों के रंग को भूरा कर देगा। आई बात समझ में? तो इस तरह से एक्सप्रेशन प्रोड्यूस होता है, फिनोटाइप प्रोड्यूस होता है। हमें जो बाहर से फिनोटाइप नजर आता है, एक्सप्रेशन नजर आता है, उसके पीछे का राज ये है। बात समझ गए? अब आ जाओ लिखते हैं। अब आ जाओ लिखते हैं बेटा। पता पहले मुझे क्या लगता था, जैसे अभी मैं जस्ट प्रेगनेंसी से बाहर आई, मेरा बेटा 1 साल का है, तो मैं लगभग अपनी लाइफ में मैं हमेशा से एक्सरसाइज, बचपन से ही मेरे फादर हमेशा से हमें एक्सरसाइज में रखते थे। हमें सुबह 5 बजे उठा के बोलते थे दौड़ो। जब हम 4th-5वीं क्लास में थे, दौड़ो। तो एक्सरसाइज हमेशा से जीवन का हिस्सा रही है। तो बीच में जब बड़े होने लगे तो ऐसा लगने लगा यार एक्सरसाइज ना बहुत हवा है, जिम ज्वाइन करो, बड़े बड़े वेट्स उठाओ, ये करो वो करो, तब फिटनेस आएगी। लेकिन अब कुछ दिनों से योगा क्लासेस ज्वाइन करी हैं और बहुत ऐसा लगता है हमें योगा सिंपल है, लेकिन वो योगा के आसनास जो सिंपल लगते हैं वो कर रही हूं मैं। कोई हबड़ तबड़ नहीं है, कोई हाई फाई जिम मैंने ज्वाइन नहीं किया, कोई हाई फाई ट्रेनर नहीं है। एक सिंपल सी लेडी योगा आसना बता रही है, बिल्कुल जो करेक्ट पोस्चर के साथ करने हैं, गलत नहीं करना, उनको सही तरीके से करना है। और वो सिंपल से आसन में डेली बेसिस पर कर रही हूँ, डेली। और मैं इतना ज्यादा बदलाव महसूस कर रही हूँ 15 दिनों में अपने अंदर, चाहे वो मेंटल हो, फिजिकल हो। मेरा सर्वाइकल पेन कितना बढ़ गया था आप लोग को पता है, लेकिन अब वो कंट्रोल्ड हो गया है, अब वो कंट्रोल हो गया है सच में। और मैंने अपनी ये कुछ दिनों के एक्सपीरियंस से ये समझा कि सबसे ज्यादा अंडररेटेड सिंपल चीजें होती हैं। हम हमेशा बहुत हाई फाई चीजों के पीछे भागते हैं, ये भी कर लें, ये भी कर लें। अच्छा पढ़ाई करनी है तो चलो भाई महंगी महंगी किताबें मंगा लेते हैं, यहां से भी कर लें, वहां से भी कर लें। लेकिन सिंपल चीज को रोज नियमित रूप से लगातार करना, ये सबसे मुश्किल काम है दुनिया का। और जो ये कर जाता है ना, वो सबसे अलग दिखाई देता है। और सिंपल चीजें सबसे मुश्किल होती हैं करनी, सच में। तो
बच्चे आजकल नाइट आउल बन गए हैं, वो सोचते हैं कि रात में पढ़ेंगे और सुबह को लेट उठेंगे। अभी पीडब्ल्यू का विजय महोत्सव हुआ था ना, वहां पे मैंने बहुत सारे बच्चों से बात करी, पूछा कि बेटा आप रात में पढ़ते थे या दिन में, तो उन सब ने कहा कि मैम जब हम 11th-12th में थे तो हम रात भर जागते थे उल्लुओं की तरह, और अगले दिन सुबह सारे दिन दर्द होता था सर में। रात के समय हम इतना नहीं पढ़ पाते थे, म्यूजिक लगा लेते थे कानों में, क्योंकि रात का समय कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता, अपना समय होता है, तो आधे टाइम पढ़ते थे, आधे टाइम कुछ और करते थे। लेकिन दिन पूरा खराब हो जाता था, सर में दर्द रहता था, क्योंकि भगवान ने रात सोने के लिए बनाई है। आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, आप अपने आप को एक्टिव कर लोगे तो आप उल्टा जा रहे हो नेचर से। और सुबह उठ के देखो, मैं ये नहीं कह रही आप 5 बजे उठ जाओ, आप 8 बजे उठ जाओ, आप 7 बजे उठ जाओ, आप 9 बजे उठ जाओ, लेकिन दिन अपनी मुट्ठी में होता है बेटा। फिर आप आराम से पूरा दिन कुछ भी कर सकते हो, पढ़ सकते हो, पूरी दुनिया के साथ हाथ से हाथ मिलाकर चल सकते हो। लेकिन बच्चे आजकल कुछ अलग ही ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं कि हमें नाइट आउल बनना है, रात में उल्टा सीधा खाना है, उससे फिर हेल्थ खराब होती है। अभी ये जो टाइम चल रहा है, मेरी सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, काफी सारे बच्चे मैसेज करते हैं मैम हमें टाइफाइड हो गया, मैम डेंगू हो गया, मैम जॉन्डिस हो गया, मैम अब हम क्या करें, हमारा बैकलॉग हो गया, हम बहुत डिप्रेसिव फील कर रहे हैं। ये सब कुछ गलत हैबिट्स की वजह से होता है। हमारी इम्यूनिटी जो वीक होती है वो गलत हैबिट्स से वीक होती है बेटा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको जो बता रही हूँ। सिर्फ अपनी टाइम टेबल को चेंज करने से, खाना पीना चेंज करने से बहुत कुछ चेंज होता है। और जब हम फिजिकली फिट होते हैं ना, तो माइंड अपने आप खुश होता है। मैं बीच में जब सर्वाइकल पेन बढ़ गया था, बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी, बिना बात के गुस्सा आता था, आपने वो बैच में भी महसूस किया होगा। ऐसा ही आपके साथ होता है। जब हमारी हैबिट्स अजीब सी होती है ना, तो पता है क्या होता है, चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा आता है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, पढ़ने का मन नहीं करता। तो मेरे सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, बेटा अपना टाइम टेबल थोड़ा सा अच्छा करें, खाना पीना अपना अच्छा रखें, और अपने आप को किसी भी बीमारी से दूर रखने की कोशिश करें। क्योंकि अब अगर अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है बेटा। अब बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है। अभी अगर कुछ भी गड़बड़ हुई ना, अगर आपका 10 दिन का 15 दिन का भी बैकलॉग हुआ, आप बहुत पीछे अपने आप को बहुत पीछे महसूस करोगे। तो मेरे सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, अपने फिजिकल मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छा बना के रखो, थोड़ा जल्दी उठो, थोड़ी एक्सरसाइज करो, और कंसिस्टेंटली पढ़ते रहो। इतना ही है पढ़ाई, ज्यादा हुआ नहीं है, इतना प्रेशर लेने की जरूरत है नहीं। थोड़ा उठो, थोड़ी एक्सरसाइज करो, बाहर निकलो, थोड़ा धूप में निकलो, सुबह की धूप लो, 8-9 बजे से पहले की थोड़ी धूप लो, बहुत अच्छा फील करोगे, माइंड फ्रेश हो जाता है। और अपना काम रोज का जितना है वो रोज रोज निपटाते चलो, बस इतना ही है पढ़ाई। अपना ध्यान रखो, आप अपना ध्यान आपको खुद रखना है। फिर देखो कुछ भी हवा नहीं है, कुछ भी डिप्रेशन एंजाइटी जैसा नहीं लगेगा। और उस लो फीलिंग से लड़ो। प्रेशर फील हो रहा है, डर लग रहा है, कोई नहीं, लगने दो, वही तो आपको आगे लेकर जाएगा। लो फीलिंग से लड़ो, आगे बढ़ना है हमें। हम क्यों लो फील करें भाई? इतनी सुंदर जीवन भगवान ने हमें दिया है, हाथ पैर सही है, हमें पढ़ने को मिल रहा है, हम क्यों लो फील करें? हम बच्चे ही तो हैं अभी, छोटे छोटे। आगे जीवन में पता नहीं क्या कुछ देखना है, परिवार होगा, पता नहीं क्या क्या चीजें बैलेंस करनी पड़ती हैं, मैनेज करनी पड़ती हैं। अभी तो सिर्फ आपको पढ़ना है और खुश रहना है, राइट? चलो आ जाओ, अब लिखना शुरू करते हैं फटाफट से। पहले हम आपको बताते हैं डोमिनेंट अलील क्या होती है। तो बेटा मैंने आज थोड़ा सा समय, मुझे पता है आप कहोगे मैम आपने इतना समय बोलने में निकाल दिया, आपको पढ़ाना चाहिए था, इतने में तो हमारा ये हम लिख लेते। पर मुझे बहुत ही ज्यादा मैसेजेस बच्चों के मिल रहे हैं जो थोड़ा डिस्टर्बिंग है कि क्यों बच्चे इतना परेशान हो रहे हैं। इसीलिए मैंने थोड़ा समय निकालकर आपको ये बताने की कोशिश करी, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। डोमिनेंट अलील को हम ओरिजिनल अलील भी कहते हैं, इसी को हम वाइल्ड अलील भी कहते हैं, और इसी को हम अनमॉडिफाइड। ये सारे शब्द क्यों जरूरी हैं? क्योंकि ये सारे शब्द एनसीईआरटी में डोमिनेंट अलील के लिए लिखे गए हैं। डोमिनेंट अलील, ओरिजिनल अलील, वाइल्ड अलील या अनमॉडिफाइड अलील। तो ये कौन सी अलील है मैम? आ जाइए बेटा बताते हैं। ये वो जीन है, ये वो जीन है जो अल्टीमेटली एक फंक्शनल प्रोटीन बनाती है, जो अल्टीमेटली
एक फंक्शनल प्रोटीन बनाती है, और ये जो प्रोटीन है ये किसकी तरह बिहेव करता है? दिस प्रोटीन बिहेव एज एंजाइम। हम जानते हैं कि अधिकतर जो प्रोटीन्स होते हैं बेटा, वो एंजाइम, अधिकतर जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन ही तो होते हैं। तो ये प्रोटीन एंजाइम की तरह बिहेव करता है। अब ये जो एंजाइम है, बच्चा बच्चा जानता है, बायोमोलिक्यूल्स इतना तो हमने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होता है जी। तो ये जो एंजाइम होता है, ये एंजाइम किसके साथ जुड़ता है? ये एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के साथ जुड़ता है, जिसे हम S कहते हैं, S से डिनोट कर लेते हैं, और क्या बनाता है? प्रोडक्ट बनाता है। और ये जो हमारा प्रोडक्ट है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर phenotypic expression. This is responsible for phenotypic expression. आपको पता है, मैं ये मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस भी मैंने बहुत प्यार से आराम से पढ़ाया, और ये चैप्टर भी मैं बहुत प्यार से आराम से पढ़ाऊंगी, क्योंकि बेटा ये दोनों चैप्टर जेनेटिक्स के आपके मेडिकल कॉलेज में भी इस्तेमाल होंगे और गहराई से पढ़ाए जाएंगे। तो ये हमेशा इस्तेमाल होने हैं। इनका सिर्फ नीट क्लियर कर देना इन चैप्टर्स का एम नहीं है। ये अगर आप डॉक्टर बनोगे हमेशा आपके काम आएंगे, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब ये जो हमारा प्रोडक्ट बना है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फिनोटाइप प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है मैम, हमें इतनी बात समझ में आ गई। आगे चलें बेटा, इतना सबने लिख लिया बेटा? अगर इतना सबने लिख लिया, आगे चलें। चलिए, बहुत बढ़िया बेटा, आ जाइए। तो अब देखते हैं कि ये जो हमारी डोमिनेंट अलील है, जिसे हम वाइल्ड अलील कह रहे हैं, अगर इसमें म्यूटेशन आ जाए तो क्या क्या हो सकता है? सारे केसेस डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो आ जाइए। तो सपोज मैं कह रही हूं ये मेरी डोमिनेंट अलील है और इसमें आ गया है म्यूटेशन। इसमें आ गया है म्यूटेशन। तो म्यूटेशन आने के बाद सबसे पहले हम उठाते हैं केस 1। म्यूटेशन आने के बाद हम इसे क्या कहते हैं? म्यूटेटेड अलील। म्यूटेटेड अलील या फिर मॉडिफाइड अलील। म्यूटेटेड अलील या फिर मॉडिफाइड अलील, बदली हुई अलील, राइट। तो म्यूटेटेड अलील और मॉडिफाइड अलील को मैं रिसेसिव अलील कब कहूंगी? इज कॉल्ड एज रिसेसिव अलील। म्यूटेशन आने के बाद जो मेरी बदली हुई अलील है उसे मैं रिसेसिव अलील तब कहूंगी जब, पहला केस, इट डज नॉट फॉर्म एनी प्रोटीन। ये कोई प्रोटीन बना ही नहीं रही है। या फिर मैं इसे रिसेसिव अलील तब कहूंगी जब इट फॉर्म्स नॉन फंक्शनल प्रोटीन। इट फॉर्म्स नॉन फंक्शनल प्रोटीन। तो देख बेटा कितना मजा आया। अगर वो नॉन फंक्शनल प्रोटीन बना रही है तो भी वो रिसेसिव अलील है, या फिर वो प्रोटीन बना ही नहीं रही है तो भी वो क्या है? रिसेसिव अलील है। ठीक है मैम, ये बात समझ में आई। दिमाग को, हाथों को तेज रखना है, बोल बोल कर लिखना है, क्लास में याद करना है, ये ध्यान रखना है। दूसरा केस, अगर जो हमारी म्यूटेटेड अलील है, जिसे हम मॉडिफाइड अलील भी कहते हैं, उसे हम कोडोमिनेंट अलील कह सकते हैं।
उसे हम कोडोमिनेंट अलील कह सकते हैं या फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंट अलील कह सकते हैं। कब कब अभी बताती हूं। या इनकम्प्लीट डोमिनेंट अलील कह सकते हैं कब, जब म्यूटेट होने के बाद भी वो एक फंक्शनल प्रोटीन बना रही है। फॉर्म्स ऑल्टर्ड जिसे हम चेंज्ड भी कहते हैं। फॉर्म्स ऑल्टर्ड और चेंज्ड प्रोटीन which produces different phenotypic expression, which produces different phenotypic expression। ऐसी म्यूटेटेड अलील जो म्यूटेट होने के बाद प्रोटीन बना तो रही है, फंक्शनल प्रोटीन बना रही है, लेकिन वो एक बदला हुआ प्रोटीन है। तो ऐसी बदली हुई प्रोटीन को हम कोडोमिनेंट अलील कह देते हैं और इनकम्प्लीट डोमिनेंट, दोनों अलग अलग होंगी, अभी उसका मतलब बताते हैं। देन द लास्ट केस कि जब म्यूटेटेड अलील जो है वो म्यूटेशन के बाद भी फॉर्म्स द सेम प्रोटीन, वो वही प्रोटीन बना रही है, फॉर्म्स द सेम प्रोटीन जो ओरिजिनल अलील बना रही थी। इफ इट फॉर्म्स द सेम प्रोटीन देन इट इज स्टिल कॉल्ड एज डोमिनेंट अलील। तो वो बना तो रही है, उस वही प्रोटीन बना रही है, उसमें म्यूटेशन तो आया, लेकिन म्यूटेशन आने के बाद भी प्रोटीन नहीं बदला, प्रोटीन वही बनता रहा, तो उसे हम अभी भी डोमिनेंट अलील ही कहते रहेंगे। क्या आपको सारे केसेस समझ में आ गए हैं बेटा कि किस तरह से म्यूटेशन जो है वो एक डोमिनेंट अलील को बदल सकता है? बताइए। अगर आपको सारे केसेस समझ में आ गए हैं तो खूब सारे थम्स अप, दिल, यस बना दीजिए ताकि मुझे समझ में आ जाए। सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है? ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है बेटा और इससे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो चलिए, उम्मीद है सबने अच्छे से इसको लिख लिया होगा। अब आगे चलते हैं। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आ रहा कि मैम अगर डोमिनेंट अलील में म्यूटेशन हो गया तो म्यूटेशन होने के बाद भी वो सेम प्रोटीन कैसे बनाएगी? इसका कारण मैं बताती हूं आपको। देखो, ये डोमिनेंट अलील है, ठीक है, जिसे हम वाइल्ड अलील कह रहे हैं, लेकिन इसमें म्यूटेशन आया और म्यूटेशन आने के बाद हम कह रहे हैं कि ये सेम प्रोटीन बना रही है। तो हम इसे क्या कहेंगे? हम इसे अभी भी डोमिनेंट अलील ही कहेंगे, क्योंकि प्रोटीन तो वही बना रही है ना ये, और अगर प्रोटीन वही बन रहा है तो फिनोटाइप भी सेम रहेगा, है ना? तो फिनोटाइप भी क्या रहेगा? सेम रहेगा, तो कोई चेंज दिखाई नहीं हमें। तो ऐसे म्यूटेशन को हम कहते हैं साइलेंट म्यूटेशन। कभी कभी जो म्यूटेशन होते हैं वो साइलेंट होते हैं। मैम, साइलेंट म्यूटेशन का क्या मतलब है? बेटा, म्यूटेशन तो आया लेकिन उसका इफेक्ट दिखाई नहीं दिया।
अब इसके लिए हमें जाना पड़ेगा मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस पे। आप याद करो मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में जब मैंने आपको जेनेटिक कोड पढ़ाया था तो क्या बताया था कि जो कोडिंग कोडॉन्स हैं वो 61 हैं और वो कितने अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं 20। तो आपको याद होगा कि एक अमीनो एसिड बहुत सारे कोडॉन्स से कोड होता है, जैसे आर्जिनिन, लाइसिन, ये 6 कोडॉन से कोड होते हैं। तो आपको पता है जेनेटिक कोड डीजेनरेट होता है। तो ऐसे समझिए कि ये कोई कोडॉन है, कोई भी कोडॉन है, कोई भी कोडॉन ले लीजिए। सपोज ये कोडॉन है 1, इसमें म्यूटेशन आया, म्यूटेशन आने के बाद ये बन गया CAU यानी कि कोडॉन 2। लेकिन ये पहले भी सपोज अमीनो एसिड S के लिए कोड कर रहा था, सपोज ये अमीनो एसिड 1 के लिए कोड कर रहा था, म्यूटेशन आने के बाद भी ये अमीनो एसिड 1 के लिए कोड कर रहा है। मतलब कुछ ऐसा कोइंसिडेंस हुआ कि जैसे आपको पता है बेटा, आपको ये बात पता है कि सीरीन 6 कोडॉन से कोड होता है। तो सपोज म्यूटेशन आने से पहले जो कोडॉन था वो सीरीन के लिए कोड कर रहा था, म्यूटेशन आने के बाद जो कोडॉन बना वो भी सीरीन के लिए ही कोड कर रहा है, क्योंकि सीरीन अमीनो एसिड 6 कोडॉन से कोड हो रहा है। तो कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि म्यूटेशन होने के बाद जो कोडॉन जनरेट हो रहा है, जो कोडॉन बन रहा है, वो वही सेम अमीनो एसिड बना रहा है ना। तो बताओ क्या आपको कोई बदलाव दिखाई देगा? म्यूटेशन तो हुआ पर उस म्यूटेशन का फिनोटाइप पे कोई फर्क नहीं पड़ा, फिनोटाइप जो है वो अनअफेक्टेड रहा। तो ऐसे म्यूटेशन को हम साइलेंट म्यूटेशन कहते हैं। और ऐसा होने की वजह से जो म्यूटेटेड अलील तैयार होती है वो ओरिजिनल अलील जैसी ही होती है। क्लियर है बेटा? ठीक है। तो साइलेंट म्यूटेशन ऐसे म्यूटेशन होते हैं जो म्यूटेशन होने के बाद प्रोटीन पर फर्क नहीं पड़ता, सेम प्रोटीन बनता है और फिनोटाइप पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, बहुत अच्छी बात हो गई। अब यहां पर कुछ मैं पॉइंट्स बता रही हूं नोट लिख के, जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस में मिलेंगे। अभी नोट लिखकर, ऑब्वियसली बेटा इसको लिखना है, ये रफ वर्क नहीं है, इसको लिखना था। एक सेकंड बेटा, मैं पानी पी लूं। आ गया मिशु? हाँ जी बेटा, तो इसको लिखना है बेटा, ठीक है, आ जाइए। तो नोट बनाकर हम यहां सबसे पहले पॉइंट इंपॉर्टेंट लिखेंगे दैट मॉडिफाइड अलील जो होती है, जो बदली हुई अलील होती है, वो जेनरली अक्सर आमतौर पर रिसेसिव अलील होती है, इज जेनरली रिसेसिव अलील। वो जनरली रिसेसिव अलील होती है। तो जब म्यूटेशन आता है और म्यूटेशन होके मॉडिफाइड अलील बनती है तो वो मॉडिफाइड अलील अक्सर रिसेसिव अलील होती है, राइट। तो ये लाइन सीधा क्वेश्चन में मिलेगी तो आपको सीधा जवाब देना है, फिल इन द ब्लैंक्स में मिल सकती है, कैसे भी मिल सकती है कि मॉडिफाइड अलील जो होती है वही अक्सर रिसेसिव अलील होती है, राइट। चलिए, दूसरा पॉइंट जो आपको मिलेगा, हमने कहा कि डोमिनेंट अलील जो कि अनमॉडिफाइड अलील होती है, अनमॉडिफाइड का मतलब जो बदली नहीं है, जो ऐसी की ऐसी है, ओरिजिनल है। डोमिनेंट यानी कि अनमॉडिफाइड अलील में साइलेंट म्यूटेशन आता है, साइलेंट म्यूटेशन आता है तो बन जाती है मॉडिफाइड अलील, मॉडिफाइड या म्यूटेटेड अलील, लेकिन ये सेम प्रोटीन बना रही है, फॉर्म्स सेम प्रोटीन।
तो हम क्या कहेंगे, such condition is very common in populations. ये बहुत कॉमन देखने को मिलता है पॉपुलेशन में, ऐसा बहुत होता है, बहुत कॉमन है ये कि डोमिनेंट अलील में म्यूटेशन तो आया, लेकिन म्यूटेशन आने के बाद भी वो डोमिनेंट अलील ही कहला रही है, वो सेम प्रोटीन बना रही है। इस तरह के जो पेयर्स होते हैं वो पॉपुलेशन में बहुत कॉमन है। सच कंडीशन इज वेरी कॉमन इन पॉपुलेशन। तो ये बहुत ही जो है कॉमन लाइंस हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा। आ जाइए, अब इस वाले पोर्शन को थोड़ा सा मैं आपको जल्दी से एनसीईआरटी से रीड करा देती हूं। यहां पे आपको हमें कुछ अच्छी लाइंस मिलेंगी बेटा, उन्हें एक बार हम देख लेते हैं। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, हर जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, ला 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 ला। तेरे जैसा यार का। आप आ सकते हैं बेटा पेज नंबर 60 पे, आप अपनी एनसीईआरटी के पेज नंबर 60 पर आ जाइए और वहां पर हम कुछ इसकी अच्छी इंपॉर्टेंट लाइंस पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया लाइनें हैं, इसीलिए आपको मैं एक बार रीड करा देती हूं, क्योंकि ये लाइनें जो हैं ये एज इट इज क्वेश्चंस में आ जाती हैं, एज इट इज। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको याद नहीं होंगी। तो आ जाओ मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, एक बार इसको रीड कर लेते हैं। देखो क्या कह रहा है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ जीन। हम एक जीन का एग्जाम्पल लेते हैं दैट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम। जीन क्या बनाती है? जीन एक प्रोटीन बनाती है जो एंजाइम की तरह बिहेव करता है। नाउ देर आर 2 कॉपीज ऑफ दिस जीन। हम जानते हैं कि एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में इस जीन की 2 कॉपी होती हैं, तो हम हमेशा से जानते हैं। द 2 एलिलिक फॉर्म्स, जिन्हें हम कहते हैं 2 एलिलिक फॉर्म्स, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट। तो इस जीन की 2 कॉपीज होती हैं जिन्हें हम 2 एलिलिक फॉर्म्स कहते हैं। अब ये कह रहा है कि ऐसा मानते हैं, ऐसा मान के चलते हैं, चलो आपको समझाने के लिए, कि जो नॉर्मल अलील है वो नॉर्मल एंजाइम बनाती है, दैट इज नीडेड, जिस एंजाइम की जरूरत पड़ती है फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सबस्ट्रेट एस, है ना। एक नॉर्मल जीन है, एक अनमॉडिफाइड जीन है जो कि एक प्रोटीन बना रही है, वो प्रोटीन एंजाइम की तरह बिहेव कर रहा है और वो एंजाइम सबस्ट्रेट एस को बदलने के काम आता है। थ्योरेटिकली, अगर हम थ्योरेटिकली चलें तो जो मॉडिफाइड अलील होती है, मॉडिफाइड अलील यानी कि बदली हुई अलील, म्यूटेटेड अलील, उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है? या तो जो म्यूटेटेड अलील है वो नॉर्मल एंजाइम बनाती रहे, म्यूटेट होने के बाद भी वही नॉर्मल, वही सेम एंजाइम बनाती रहे, या थोड़ा सा लेस एफिशिएंट एंजाइम बनाए। लेस एफिशिएंट का मतलब कि एंजाइम वही सेम बन रहा है, बस उसकी एफिशिएंसी थोड़ी सी कम है। ये मैं बता दूं बेटा आपको कि एफिशिएंसी थोड़ा कम होने की वजह से फिनोटाइप पे कोई बदलाव नहीं आता है। तो ध्यान से समझिए, वो कह रहा है कि एक नॉर्मल अलील है जो नॉर्मल एंजाइम बनाती है और वो नॉर्मल एंजाइम सबस्ट्रेट एक्स को ट्रांसफॉर्म करके प्रोडक्ट बना देता है। अब इस नॉर्मल अलील में म्यूटेशन आया तो ये मॉडिफाइड अलील हो गई, म्यूटेटेड अलील हो गई, और जब ये बदली तो बदलने के बाद ये नॉर्मल एंजाइम भी बना सकती है, यानी कि बिल्कुल वही एंजाइम जो वो बदलने से पहले बना रही थी, या थोड़ा सा कम एफिशिएंट,
वो एंजाइम तो सेम है पर उसकी एफिशिएंसी थोड़ी सी कम है। तो मैं बता दूं बेटा आपको, एफिशिएंसी कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा केस, वो बदलने के बाद एक नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाए। और तीसरा केस, वो एंजाइम बनाए ही नहीं। जो मैंने फोर्थ केस आपको बताया था कि वो बदलने के बाद एक दूसरे तरह का प्रोटीन बनाने लगती है, वो एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, वो मैंने आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बताया है, तो कोई बात नहीं। नीचे के दोनों केसेस में हम जानते हैं ऐसी बदली हुई अलील क्या कहलाएगी? ऐसी बदली हुई अलील रिसेसिव अलील कहलाएगी। और ऊपर के केस में ऐसी बदली हुई अलील को मैं डोमिनेंट अलील ही कहती रहूंगी। अगर वो बदलने के बाद भी वही नॉर्मल एंजाइम बना रही है या थोड़ा सा कम एफिशिएंट एंजाइम बना रही है, तो मैं उसे अभी भी डोमिनेंट अलील ही कहती रहूंगी। और नीचे के दोनों केसेस में मैं मॉडिफाइड अलील को रिसेसिव अलील कहूंगी। इन द फर्स्ट केस मतलब ये वाला केस, द मॉडिफाइड अलील, जो बदली हुई अलील है, इज इक्विवेलेंट, वो बिल्कुल सेम होती है किसके जैसी? अनमॉडिफाइड अलील के जैसी। अनमॉडिफाइड अलील का मतलब क्या है? डोमिनेंट अलील, वाइल्ड अलील, ओरिजिनल अलील। तो ये कह रहा है पहले केस में जहां पर जो अलील है वो बदलने के बाद भी वही नॉर्मल एंजाइम, सेम एंजाइम बना रही है, थोड़ा सा कम एफिशिएंट एंजाइम बना रही है। ऐसे केस में जो बदली हुई अलील है वो बिल्कुल किसके जैसी होती है? अनमॉडिफाइड अलील के जैसी होती है। एंड इट विल प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप। और फिनोटाइप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही सेम फिनोटाइप आएगा। दैट इज रिजल्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट एस। यानी कि जिस तरह से पहले सबस्ट्रेट बदल के प्रोडक्ट बनाता था बिल्कुल वैसा ही होगा और फिनोटाइप पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इस तरह के जो जोड़े हैं, इस तरह के जो इक्विवेलेंट पेयर्स हैं, वो पॉपुलेशन में काफी कॉमन है, राइट? यानी कि सपोज आपको कोई जोड़ा नजर आ रहा है, कैपिटल टी वाला कोई जोड़ा नजर आ रहा है, उसमें ये वाली अनमॉडिफाइड अलील है और ये वाली मॉडिफाइड है, ये म्यूटेटेड है और ये अनम्यूटेटेड है। लेकिन मैं इस म्यूटेटेड को अभी भी कैपिटल टी ही लिख रही हूं। क्यों? क्योंकि ये बदलने के बाद भी वही सेम एंजाइम बना रही है, तो मैं इसे भी अभी भी कैपिटल टी ही लिखती रहूंगी। इस तरह के जोड़े पॉपुलेशन में काफी कॉमन होते हैं। चलिए, सीधा क्वेश्चन यहां से मिलेगा, बट लेकिन अगर अलील, बदली हुई अलील एक नॉन फंक्शनल एंजाइम बना रही है या एंजाइम बना ही नहीं रही है, तो यहां पर फिनोटाइप पे असर पड़ता है, फिनोटाइप अफेक्ट होता है, चेंज हो जाता है। और जो फिनोटाइप है विल ओनली बी डिपेंडेंट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द अनमॉडिफाइड अलील। और ऐसे में जो फिनोटाइप है वो निर्भर हो जाता है अनमॉडिफाइड अलील के ऊपर, यानी कि डोमिनेंट अलील के ऊपर। यानी कि अगर मेरे पास कोई रिसेसिव अलील है तो आप जानते हैं रिसेसिव अलील अपने आप से एक्सप्रेशन नहीं दे सकती है, वो तो बनाती ही नहीं है प्रोटीन। तो वहां पे एक्सप्रेशन किसके ऊपर निर्भर होता है? इसके ऊपर। जैसे आप जानते हैं कैपिटल टी वाला टॉल था, ये भी टॉल था, पर यहां प्रोटीन बन ही नहीं रहा था, इसलिए एक्सप्रेशन आता ही नहीं। प्रोटीन बनता नहीं तो लंबाई बढ़ती नहीं, पेड़ बोना ही रह जाता है, डॉर्फ ही रह जाता है। तो यहां इस केस में ये जो मॉडिफाइड अलील है ये खुद से एक्सप्रेशन प्रोड्यूस ही नहीं कर सकती। इसको अगर एक्सप्रेशन प्रोड्यूस करना है तो इसे किसके साथ होना होगा? डोमिनेंट अलील के साथ, राइट? तो ऐसे में ये एक्सप्रेशन प्रोड्यूस नहीं कर पाती। जब वो क्या हो जाती है? नॉर्मल एंजाइम बनाना छोड़ देती है। द अनमॉडिफाइड अलील, जिसे हम फंक्शनिंग अलील भी कहते हैं, जो कि ओरिजिनल फिनोटाइप को रिप्रेजेंट करती है, उसे हम डोमिनेंट अलील कहते हैं। और जो मॉडिफाइड अलील होती है वो आमतौर पर रिसेसिव अलील होती है। देखो मैंने लिखा दिया ना आपको, वो अलील जो ओरिजिनल फिनोटाइप बनाती है, पॉपुलेशन में जो ओरिजिनल फिनोटाइप है, ओरिजिनल एक्सप्रेशन है, जो अलील ओरिजिनल एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वो डोमिनेंट अलील होती है। लेकिन जो बदली हुई अलील होती है वो अक्सर रिसेसिव अलील होती है। हेंस
In the example above, the recessive trait is seen due to non-functional enzyme और नो एंजाइम। यानी कि जो हमें बोनापन देखने को मिलता है, डुअर्फिज्म देखने को मिलता है, वो इसलिए होता है क्योंकि उस केस में एंजाइम बनता ही नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये सारी लाइंस समझ में आ गई होंगी। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है और इन पे एज इट इज क्वेश्चंस आते हैं बेटा। चलिए, तो कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस समझने के बाद अब समझते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आ जाइए। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस ऐसा फिनोमिनन है जहां पर अभी देखेंगे हम, ये एक्सेप्शन है मेंडलिज्म का, यानी कि मेंडल का लॉ यहां पर फॉलो नहीं होता। जो हमें मेंडल के क्रॉसेस में जो हमें रेशोज मिले थे, वो रेशोज हमें यहां नहीं मिलेंगे। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को सबसे पहले बताने वाले कौन थे? इट वॉज डिस्कवर्ड बाय कार्ल कॉरेंस। कार्ल कॉरेंस ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस को डिस्कवर किया। इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमें कहां देखने को मिलती है? अगर हम एग्जाम्पल लें तो ये हमें दो जगहों पर देखने को मिलती है। पहला, फ्लावर कलर इन, मेरे साथ साथ लिखते चलेंगे, बोल बोल कर, याद करते करते। फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन। फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन, जिसे हम डॉग फ्लावर भी कहते हैं और जिसका साइंटिफिक नाम होता है एंटिरहाइनम मेजस। साइंटिफिक नाम होता है एंटिरहाइनम मेजस। एंटिरहाइनम मेजस। तो एक प्लांट होता है जिसका नाम एंटिरहाइनम है, उसका कॉमन नाम उसे डॉग फ्लावर या स्नैपड्रैगन का फ्लावर कहते हैं। उसके फूल में जो रंग आता है, वो रंग इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल बनता है। कि उसमें फूल का रंग किस तरह से आता है, वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल बनता है। दूसरा एग्जाम्पल यहां पे आता है फ्लावर कलर इन मिराबिलिस जलापा। फ्लावर कलर इन मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा को हम 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं। तो ये दोनों जो हमारे प्लांट्स हैं, स्नैपड्रैगन और 4 o'clock प्लांट, इन दोनों प्लांट्स में फ्लावर के कलर को डिसाइड करने के पीछे इनकम्प्लीट डोमिनेंस का हाथ होता है। तो पहले आप दोनों एग्जाम्पल्स याद कर लीजिए। दोनों एग्जाम्पल्स याद हो गए सारे बच्चों को? लिख लिए? याद करते करते चलो आ जाओ। अब आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता क्या है ये समझाते हैं। इसको हम सीधा क्रॉस से समझेंगे। तो आ जाओ, एग्जाम्पल ले लेते हैं स्नैपड्रैगन का। मेरे साथ साथ लिखते चलेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं स्नैपड्रैगन का, जहां पे मैं पेरेंट्स ले रही हूं। हम जानते हैं पेरेंट्स को हम क्या लेते हैं? प्योर लाइन्स, यानी कि ट्रू ब्रीड्स, यानी कि होमोजाइगस इंडिविजुअल्स। तो मैंने ले लिया आर। ये ऐसा फूल है जो रेड है। ये होमोजाइगस दिख रहा है आपको, प्योर लाइन है। मैंने इसका क्रॉस करा दिया स्मॉल आर के साथ, जिसका फूल व्हाइट रंग का है। तो कैपिटल आर जो कि एक प्योर लाइन है, उसके ऊपर रेड कलर का फूल आता है, और स्मॉल आर उसके ऊपर व्हाइट कलर का फूल आता है। जब ये फ्यूज करेंगे, इससे गैमीट बनेगा सारे ऐसे, इससे गैमीट बनेंगे ऐसे। जब ये गैमीट आपस में फ्यूज करेंगे तो ये बनेंगे हमारे F1 हाइब्रिड, राइट? जैसा कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में बनते थे। बिल्कुल ये क्रॉस कैसा लग रहा है आपको? जैसा मेंडल साहब का मोनो हाइब्रिड क्रॉस था, ये क्रॉस बिल्कुल वैसा ही नजर आ रहा है हमें, है ना? ये क्रॉस बिल्कुल वैसा ही नजर आ रहा है। तो ये जो हमारा F1 हाइब्रिड है, ये ऐसा है।
एंड अकॉर्डिंग टू मेंडल, अगर यहां पे मेंडल का लॉ अप्लाई होता तो ये फूल को कैसा होना चाहिए था, इसे रेड होना चाहिए था। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल होता था, ऐसे यहां पे कैपिटल आर स्मॉल आर को भी रेड होना चाहिए था, पर ऐसा होता नहीं है बाबू मोशाय, ये पिंक होता है। अगर जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर है तो इंडिविजुअल्स पिंक है, रेड नहीं है। यानी कि समझ जाओ, ये जो अलील है कैपिटल आर जो आपको नजर आ रही है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंट अलील है। जब ये रिसेसिव अलील की प्रेजेंस में होती है तो ये अपने आप को कंप्लीटली डोमिनेट नहीं कर पाती। हम जानते हैं कि जो हमने मेंडल साहब के एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था, कैपिटल टी वो पूरा फुल डोमिनेंस दिखाती थी, चाहे वो अकेली होती थी या दुकेली होती थी, प्लांट को टॉल बना देती थी, कैपिटल टी कंडीशन में भी और कैपिटल टी स्मॉल टी कंडीशन में भी। लेकिन आप यहां देखिए, यहां हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये जो कैपिटल आर है ये एक मॉडिफाइड अलील है, और ये मॉडिफाइड अलील अपने आप को पूरी तरह एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंट अलील है, इसीलिए फूल का रंग पिंक हो जा रहा है। ठीक है, इसको ये जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है ये सपोर्ट करता है ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस को। आपको याद है मैंने कहा था कि जब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ाया था, आपको एक स्टेटमेंट रीड करवाई थी कि मेंडल साहब ने ब्लेंडिंग को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया था कि दो अलील्स के बीच में कोई मिक्सिंग, कोई ब्लेंडिंग नहीं होती है। इसीलिए चाहे कैपिटल टी हो तो भी टॉल होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी हो तो भी टॉल होता है, क्योंकि जब कैपिटल टी स्मॉल टी होगा तो उनके बीच में कोई मिक्सिंग नहीं होगी। लेकिन यहां पे कैपिटल टी स्मॉल, यहां पे कैपिटल आर स्मॉल आर का पिंक आना ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है। राइट, चलिए अब हम क्या कराएंगे, अब हम सेल्फिंग करा लेते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन करा लेते हैं इन F1, यानी कि पिंक को पिंक के साथ क्रॉस करा लेते हैं। तो आप जानते हैं ये हमारा दो तरह के गेमीट्स बनाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये तो बिल्कुल मोनोहाइब्रिड क्रॉस जैसा दिख रहा है, लेकिन इसका रिजल्ट अलग होगा। राइट, तो ये हमारी F1 में हमने सेल्फिंग करा ली, दोनों पिंक वालों को क्रॉस करा दिया। क्रॉस कराने के बाद हमने देखा, क्रॉस कराने के बाद हमने देखा कि हमें कुछ ऐसा नजारा दिखाई दिया। तो हमें कुछ ऐसा दिखाई दिया। तो कैपिटल आर वाले रेड थे, कैपिटल आर स्मॉल आर वाले पिंक थे, ये भी पिंक थे और ये वाइट थे। तो अब आप यहां पे ध्यान देंगे, ये जो हमने बनाई है ये हमारी F2 जनरेशन है। ये हमारी F2 जनरेशन है। तो अब यहां पे ध्यान दीजिएगा बेटा कि जो हमारी F2 जनरेशन बन के आई, इस F2 जनरेशन में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जितने फिनोटाइप हैं उतने ही जीनोटाइप हैं। आया मजा? जीनोटाइप कितने हैं? 3, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर, 3 तरह के जीनोटाइप हैं। फिनोटाइप कितने तरह के हैं? रेड, पिंक और व्हाइट, 3 तरह के। आपको याद है मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 2 फिनोटाइप होते थे और 3 जीनोटाइप होते थे, पर यहां जितने फिनोटाइप हैं उतने ही जीनोटाइप हैं। सो number of phenotypes is equal to number of genotypes। तो यानी कि मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस जैसा ये नहीं है। कितने जीनोटाइप और कितने फिनोटाइप हैं? 3 ही जीनोटाइप हैं, 3 ही फिनोटाइप हैं। अब देखिए फिनोटिपिक रेशो कितना आ रहा है यहां पे, रेड is to pink is to white।
रेड कितने हैं? एक। पिंक कितने हैं? दो। व्हाइट कितने हैं? एक। और बेटा मेरे, अगर आप जीनोटिपिक रेशो देखोगे तो जीनोटिपिक रेशो भी कितना आ रहा है? कैपिटल आर इज टू कैपिटल आर इज टू स्मॉल आर। वो भी कितना आ रहा है? 1:2:1। यानी कि भैया एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में फिनोटिपिक रेशो इज इक्वल टू जीनोटिपिक रेशो। आया मजा? ये किसके जैसा सा लग रहा है रिजल्ट? ये रिजल्ट किसके जैसा लग रहा है? याद आया टेस्ट क्रॉस? टेस्ट क्रॉस पे भी ऐसा ही होता था। जितना फिनोटिपिक रेशो होता था उतना ही जीनोटिपिक रेशो होता था, और जितने फिनोटाइप होते थे उतने ही जीनोटाइप होते थे। तो यहां देखिए, जो रिजल्ट हैं वो मेंडल के रिजल्ट जैसे नहीं है। जीनोटिपिक रेशो फिनोटिपिक रेशो के बराबर आ रहा है, और जितने जीनोटाइप्स हैं उतने ही फिनोटाइप्स हैं। लेकिन मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटिपिक रेशो 1:2:1 होता था, फिनोटिपिक रेशो 3:1 होता था, फिनोटाइप 2 होते थे, जीनोटाइप 3 होते थे। इसीलिए हम इसे कहते हैं एक्सेप्शन टू मेंडलिज्म। बताइए, क्लियर है बेटा? क्लियर है सबको ये बात? तो यहां पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस है क्या, ये हम लिख सकते हैं थ्योरी में। लिख लेते हैं, आ जाओ। इन हेट्रोजाइगस कंडीशन the dominant allele is unable to completely express itself and show incomplete dominance। और ये किसको सपोर्ट करता है? ये ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है। सो दिस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्वेश्चन क्या बनते हैं? एग्जाम्पल पर सीधा क्वेश्चन आता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहां देखने को मिलती है? दोनों एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। याद रखना है, जितने फिनोटाइप उतने जीनोटाइप, जितना फिनोटिपिक रेशो उतना ही जीनोटिपिक रेशो। क्लियर है बेटा? चलिए अब देखते हैं कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में यहां पर हम कैपिटल या स्मॉल लेटर्स का वर्ड, स्मॉल लेटर्स इस्तेमाल नहीं करते। अगर एक ही जीन की दो ऐसी फॉर्म जो प्रोटीन बनाती हैं लेकिन अलग अलग प्रोटीन बनाती हैं, उनमें कोई डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप नहीं होता। फिर से ध्यान से सुनो, एक ही जीन की दो फॉर्म्स हैं, एक ही जीन की दो फॉर्म्स हैं, और ये दोनों फॉर्म अलग अलग प्रोटीन बनाती हैं, ये अलग ये अलग। अगर ये दोनों एक साथ हो तो कोई भी किसी से घबराती नहीं है या कोई किसी के ऊपर हावी नहीं हो सकती है। दोनों टक्कर का एक्सप्रेशन देती हैं। ये अपना प्रोटीन अलग बनाती है, ये अपना प्रोटीन अलग बनाती है, और जो फिनोटाइप प्रोड्यूस होता है उसमें इन दोनों प्रोटीन्स का कंट्रीब्यूशन होता है। इसे हम कहते हैं कोडोमिनेंस। दोनों बराबर की डोमिनेंट हैं, कोई किसी से कम नहीं है, और यहां पर कोई डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप नहीं होता है। तो हम यहां पर सिंबल्स भी अलग इस्तेमाल करते हैं। कोडोमिनेंट अलील्स के लिए अलग अलग सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं। कहां देखने को मिलता है कोडोमिनेंस? नेचर में कई जगहों पर देखने को मिलता है। जैसे अगर हम अपने ब्लड ग्रुप की बात करें, हमारा जो AB ब्लड ग्रुप होता है,
ए बी, आप जानते हैं ना ब्लड ग्रुप कई तरह के होते हैं, ए बी ओ। तो जो ए बी ब्लड ग्रुप वाले बंदे होते हैं उनके क्रोमोसोम्स में जीन जोड़ों में है, ब्लड ग्रुप की जीन जोड़ों में है, उस जोड़े में से एक जीन ए है और दूसरी जीन बी है, और ये दोनों अलग अलग जीन्स हैं जो अलग अलग प्रोटीन बनाती हैं, और उस अलग अलग प्रोटीन बनाने की वजह से बंदे का ब्लड ग्रुप ए बी हो जाता है, क्योंकि दोनों टक्कर का एक्सप्रेशन प्रोड्यूस कर रही हैं, कोई किसी से कम नहीं है। इसका दूसरा एग्जाम्पल बनता है रोवान कलर इन कैटल्स। आपने देखा होगा कुछ गायें ऐसी होती हैं जिनके शरीर पर ब्राउन पैचेस होते हैं और व्हाइट पैचेस अलग होते हैं, या फिर ब्लैक पैचेस अलग होते हैं, व्हाइट पैचेस अलग होते हैं। ऐसा नहीं होता कि व्हाइट और जो है व्हाइट और क्या बोलेंगे, व्हाइट और ब्लैक मिलके ग्रे नहीं बनता, राइट। तो सपोज उसकी माँ जो है वो ब्लैक कलर की थी, पिता व्हाइट कलर के थे, लेकिन बच्चा रोवान हुआ। रोवान मतलब व्हाइट पैचेस अलग हैं और ब्लैक पैचेस अलग हैं, तो उस बच्चे में, उस गाय में क्या देखने को मिली है, कोडोमिनेंस। ओके, तो ये कोडोमिनेंस है। अब यहां पर किस तरह से जीनोटिपिक रेशो फिनोटिपिक रेशो अफेक्ट होता है, यहां पर क्यों हम मेंडल लॉ अप्लाई नहीं कर सकते वो देखते हैं। आ जाओ, तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। व्हेन टू फॉर्म्स of a same gene present together, when two forms of a same gene present together equally expresses themselves, वो अपने आप को बराबर का एक्सप्रेस करती हैं, इक्वली एक्सप्रेसेस देमसेल्फ, देन दीज आर कोडोमिनेंट अलील्स। तो हम इन्हें क्या कहते हैं, हम इन्हें कोडोमिनेंट अलील्स कहते हैं। देन दीज आर कोडोमिनेंट अलील्स। ठीक है मैम, समझ में आया। यहां पर जो कोडोमिनेंट अलील्स होती हैं वो डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप शेयर नहीं करती हैं, वो तो बराबर का एक्सप्रेशन देती हैं। कोडोमिनेंट अलील्स डू नॉट शेयर डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप, वो डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप शेयर नहीं करती हैं, do not share dominant recessive relationship, and symbols used are different। जो हम सिंबल्स भी इस्तेमाल करते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। जैसे जब हम डोमिनेंट रिसेसिव इस्तेमाल करते हैं तो डोमिनेंट को हम कैपिटल टी लिख देते हैं, रिसेसिव को हम स्मॉल टी लिख देते हैं, ऐसा यहां इस्तेमाल नहीं होता। जैसे ए बी ब्लड ग्रुप में ए जीन का सिंबल अलग है, बी का सिंबल अलग है, हमने ऐसा नहीं लिखा ना एक को कैपिटल ए लिख दिया हो या एक को स्मॉल ए, नहीं। तो उनके लिए सिंबल्स भी अलग अलग इस्तेमाल होते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल में सबसे इंपॉर्टेंट पहला एग्जाम्पल है ए बी ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में ए बी ब्लड ग्रुप। इसका दूसरा एग्जाम्पल है रोवान कैटल कलर। रोवान का मतलब क्या होता है अभी बताते हैं, पहले इतना लिखिए फिर देखते हैं यहां पर जो है फिनोटिपिक रेशो और जीनोटिपिक रेशो कैसे अफेक्ट होता है। इतना लिख लीजिए फटाफट से, फिर आगे चलते हैं। डन 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 डन। चलो आ जाओ, लिख लिया ना बेटा सबने आराम से, चलिए आ जाओ मेरे बच्चों।
अब आपको कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल लेकर दिखाती हूं। सपोज मैं ये एग्जाम्पल ले रही हूं, ये आर सपोज यहां पर ब्राउन कलर दिखा रहा है कैटल में, और कैपिटल डब्ल्यू व्हाइट कलर दिखा रहा है। तो आप यहां पर देख रहे होंगे कि मैंने यहां पे व्हाइट को स्मॉल आर नहीं लिखा है, मैंने उसको डब्ल्यू लिखा है, क्योंकि यहां पे व्हाइट कलर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि रिसेसिव अलील है, नहीं, व्हाइट कलर एक दूसरी अलील दे रही है जो कि बराबर का एक्सप्रेशन देती है। तो आप देख रहे होंगे मैंने यहां पे इसको स्मॉल आर नहीं लिखा है। चलिए, तो हमारी जो F1 है वो कैसी बनेगी, वो कुछ ऐसी बनेगी RW। और इसमें कैसा कलर होगा, इसमें रोवान कलर होगा। मैम रोवान कलर क्या होता है अभी आपको बताते हैं। तो देखो बेटा, ये जो गाय है यहां पे आपको दिख रही है, इस गाय में मिक्सचर नहीं हुआ है, इस गाय में मिक्सचर नहीं हुआ है, दिख रही है ना गाय आपको। यहां पे इस गाय पे व्हाइट कलर के पैचेस भी दिख रहे होंगे और ब्राउन कलर के पैचेस भी दिख रहे होंगे। तो ब्राउन और व्हाइट मिलकर ऐसे नहीं हुआ, दोनों कोडोमिनेंट अलील हैं। व्हाइट अपने आप को अलग से एक्सप्रेस कर रही है, ब्राउन अपने आप को अलग से एक्सप्रेस कर रही है, तो बच्चे ऐसे होंगे। फिर जब हम इनकी सेल्फिंग कराएंगे F1 हाइब्रिड की सेल्फिंग कराएंगे, तो फिर ऑब्वियस सी बात है हमें कुछ ऐसा नजारा देखने को मिलेगा। तो आप देख रहे हैं RR कैसा होगा, RR जो होगी वो ब्राउन कलर की होगी, RW रोवान कलर होगा, RW रोवान होगा, और WW व्हाइट होगा। तो अगर आप यहां कोडोमिनेंस में देखेंगे तो इन F2 जनरेशन आपको क्या रिजल्ट देखने को मिल रहा है, सेम रिजल्ट जैसा हमें कोडोमिनेंस में देखने को मिल रहा था। यहां पे भी जितने फिनोटाइप हैं उतने ही जीनोटाइप हैं। आप देख पा रहे हैं कितने जीनोटाइप हैं, 3, और फिनोटाइप कितने हैं, वो भी 3, रोवान, व्हाइट और ब्राउन। तो रिजल्ट बिल्कुल कैसे आ रहे हैं, फिनोमिनन दोनों अलग हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस बिल्कुल अलग फिनोमिनन है और कंप्लीट ये कोडोमिनेंस बिल्कुल अलग फिनोमिनन है। पर आप देख रहे हैं कि जितने जीनोटाइप हैं उतने ही फिनोटाइप हैं, 3। और आपको यहां पे जीनोटिपिक रेशो क्या नजर आ रहा है, 1:2:1, RR:RW:WW, दैट इज 1:2:1। और फिनोटिपिक रेशो आपको नजर आ रहा है ब्राउन, कई बार इसको रेड भी लिख लेते हैं, ब्राउन इज टू रोवान इज टू व्हाइट, कितना नजर आ रहा है, 1:2:1। तो आप देख पा रहे हैं कि यहां पर भी जो फिनोटिपिक रेशो है वो जीनोटिपिक रेशो के बराबर है। जी बताइए, समझ आया? तो रिजल्ट दोनों के सेम हैं, रिजल्ट दोनों के सेम हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी में भी जितने जीनोटाइप थे उतने ही फिनोटाइप, यहां पर भी जितने जीनोटाइप हैं उतने ही फिनोटाइप। वहां पर GR-PR सेम था 1:2:1, यहां पर भी GR-PR सेम है 1:2:1। बताइए बेटा, समझ आ गया? समझ आ गया मेरे बच्चों? चलिए, तो ये हमारा खत्म हुआ इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस क्या है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब डिस्कस करते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। आ जाइए, अब हम डिस्कस करते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। हाँ जी, तो समझेंगे मल्टीपल एलिलिज्म क्या होता है। देखो, बहुत ही सिंपल चीज है, बहुत ही सिंपल चीज। अभी तक हम अक्सर क्या पढ़ते आए हैं कि पॉपुलेशन के अंदर एक जीन की दो फॉर्म्स होती हैं। अभी तक हम यही पढ़ते आए हैं कि एक जीन की पॉपुलेशन के अंदर कितनी फॉर्म्स देखने को मिलती हैं? दो फॉर्म्स। जैसे एक डोमिनेंट फॉर्म होती है और एक रिसेसिव फॉर्म होती है। हम अक्सर अभी तक यही पढ़ते आए हैं। लेकिन मल्टीपल एलिलिज्म ऐसा फिनोमिनन है जहां पर एक जीन की मल्टीपल एलिलिज्म ऐसा फिनोमिनन है जहां पर एक जीन की दो से ज्यादा फॉर्म्स पॉपुलेशन में देखने को मिलती हैं। एक जीन की दो ही अलील्स अक्सर होती हैं, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। लेकिन मल्टीपल एलिलिज्म ऐसा फिनोमिनन है जहां पर एक जीन की दो से ज्यादा फॉर्म्स पॉपुलेशन में देखने को मिलती हैं। नाम ही क्या है? मल्टीपल एलिलिज्म। एक जीन की दो से ज्यादा अलील्स पाया जाना। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे एग्जाम्पल है हमारा ब्लड ग्रुप की जीन। अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो हमारे ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाली जो जीन होती है वो तीन फॉर्म्स में होती है पॉपुलेशन में। IA, IB और IO, तीन फॉर्म्स हैं। ये डोमिनेंट फॉर्म है, ये डोमिनेंट फॉर्म है और ये रिसेसिव फॉर्म है। यानी कि ये वाली फॉर्म प्रोटीन बनाती है अलग तरह का, ये वाली फॉर्म अलग तरह का प्रोटीन बनाती है, लेकिन ये वाली फॉर्म प्रोटीन नहीं बनाती। तो देखो यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? एक ही जीन की दो से ज्यादा फॉर्म्स हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? मल्टीपल एलिलिज्म। लेकिन मेंडल साहब ने क्या कहा था कि एक जीन की दो फॉर्म्स होती हैं, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। उन्होंने मल्टीपल एलिलिज्म के बारे में कुछ नहीं बताया था। यह बात हमें समझ में आ गई। अब यहां पे अब ऐसा होता क्यों है? एक ही जीन की दो से ज्यादा फॉर्म्स पॉपुलेशन में क्यों बन जाती हैं? म्यूटेशन, रिपीटेड म्यूटेशन आता रहता है और एक ही जीन की दो से ज्यादा फॉर्म्स बनकर तैयार हो जाती है। अब यहां पे एक बहुत जरूरी बात बताने जा रही हूं, ध्यान से सुनना। आप सब जानते हैं कि एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर आप एक जीन की कितनी फॉर्म्स मिनिमम देख सकते हैं? मुझे चैट बॉक्स में आंसर दो। चलो पोल करा रही हूं, पोल में आंसर देना। पोल करा रही हूं बेटा, पोल में आंसर देना। एक डिप्लॉयड इंडिविजुअल है, ठीक है? एक डिप्लॉयड इंडिविजुअल है। उस डिप्लॉयड इंडिविजुअल में हाउ मेनी minimum forms of a gene can be seen? एक क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी मैक्सिमम फॉर्म्स ऑफ अ जीन कैन बी सीन। सोच के बताना, ठीक है बेटा? एक डिप्लॉयड इंडिविजुअल में एक जीन की मिनिमम कितनी फॉर्म्स आप देख सकते हो? आपके ऑप्शंस हैं ये। मैं पोल स्टार्ट कर रही हूं। पहले आप इस वाले सवाल का जवाब देंगे, सोचेंगे मैं क्या पूछ रही हूं। एक डिप्लॉयड इंडिविजुअल में एक जीन की
आप मिनिमम कितनी फॉर्म्स को देख सकते हो और एक डिप्लॉयड इंडिविजुअल में एक जीन की मैक्सिमम कितनी फॉर्म्स को। पहले आप मिनिमम वाला आंसर दीजिए, पहले ये वाला आंसर आप देंगे, फिर आप दूसरे क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो पहले हम इस वाले क्वेश्चन का पोल जनरेट कर रहे हैं, सोचिए और जवाब दें। चलिए, तो इसका आंसर होगा 1। देखते हैं कितने बच्चों ने इसका आंसर 1 दिया है। सिर्फ 15% बच्चों ने इसका आंसर 1 दिया है, 72% बच्चों ने इसका आंसर बी दिया है। हंसिका, राज, रिया, इकरा, जीवन, कान्हा, धर्मेंद्र, पवन, स्मृति एंड सुजल। चलिए, अब क्वेश्चन 2 का पोल मैं स्टार्ट कर रही हूं, जवाब देंगे। एक डिप्लॉयड इंडिविजुअल में एक जीन की मैक्सिमम कितनी फॉर्म्स आप देख सकते हैं? सोचें और जवाब दें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपका कॉन्सेप्ट खुलेगा। चलिए देखते हैं, इसका आंसर होगा 2। 54% बच्चों ने इसका आंसर 2 दिया है। जय, श्रुति, प्रिया, प्रतीक, रकीब, आयुषी, कृष्णेंदु, जमीर, रुद्रा एंड सईद। चलिए, अब ऐसा क्यों है मैं भी आपको जवाब देती हूं। आ जाइए, समझाती हूं। सपोज मैं ब्लड ग्रुप की बात कर रही हूं। चलिए, इसे मैं आपको ब्लड ग्रुप से ही समझाती हूं। हम जानते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि ब्लड ग्रुप की जो जीन है वो 3 फॉर्म्स में अवेलेबल है, IA, IB और IO, जिसे हम स्मॉल आई से भी लिख लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूं, सपोज कोई इंडिविजुअल है, उसका ब्लड ग्रुप ए है, उसका ब्लड ग्रुप ए है। ध्यान से समझेंगे, बहुत इजी है। मैं कह रही हूं कोई बंदा है, उस बंदे का ब्लड ग्रुप ए है। अब उसका ब्लड ग्रुप ए 2 सूरतों में हो सकता है, या तो उसका जीनोटाइप ये हो या फिर उसका जीनोटाइप ये हो। हम जानते हैं कि एक डिप्लॉयड इंडिविजुअल में जीन्स जोड़ों में होती हैं, तो आप जानते हैं ये ऊपर वाली दोनों फॉर्म्स डोमिनेंट है और ये नीचे वाली रिसेसिव फॉर्म है। अभी मैंने आपको बताया। तो अगर ये हेट्रोजाइगस जीनोटाइप है, उस बंदे के पास एक डोमिनेंट अलील है IA वाली और एक रिसेसिव अलील है, तो इसका ब्लड ग्रुप भी ए होगा। या फिर उसके पास दोनों IA हैं, तो इसका ब्लड ग्रुप भी ए होगा। तो आप यहां देख पा रहे हैं कि एक डिप्लॉयड इंडिविजुअल में मिनिमम कितनी फॉर्म्स आपको दिखाई दे रही हैं एक जीन की? आपके पास एक जीन की 3 फॉर्म्स हैं यहां पर, लेकिन आपको एक बंदे में मिनिमम कितनी देखने को मिल सकती हैं? मिनिमम 1 फॉर्म ऑफ अ जीन कैन बी सीन। मैं मिनिमम पूछ रही हूं कि मिनिमम आप एक जीन की कितनी फॉर्म्स एक बंदे में देख सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, मिनिमम एक ही फॉर्म आप देखोगे। अगर वो होमोजाइगस कंडीशन में है तो एक जीन की एक ही फॉर्म आप देख पा रहे हो ना। IA ये एक ही फॉर्म है। तो अगर कोई डिप्लॉयड इंडिविजुअल होमोजाइगस कंडीशन में है, सपोज कैपिटल T वाला बंदा भी है, तो आप इस बंदे के अंदर
एक जीन की कितनी फॉर्म्स को देख पा रहे हो? आप इस बंदे के अंदर एक जीन की एक ही फॉर्म को देख पा रहे हो ना। लेकिन अगर वो हेट्रोजाइगस बंदा है तो आप एक डिप्लॉयड इंडिविजुअल के अंदर एक ही जीन की दो फॉर्म्स देख पा रहे हो, कैपिटल टी भी स्मॉल टी भी। तो इसीलिए मैंने कहा कि एक सिंगल बंदे के अंदर आप मिनिमम एक जीन की एक फॉर्म देख सकते हो और मैक्सिमम दो फॉर्म्स देख सकते हो। मैक्सिमम दो फॉर्म्स क्यों देख सकते हो? क्योंकि एक डिप्लॉयड बंदे के अंदर एक जीन की दो ही फॉर्म्स मैक्सिमम हो सकती है, क्योंकि एक डिप्लॉयड बंदे के अंदर जीन जोड़ों में है। जीन जोड़ों में है, या तो वो जोड़ा एक जैसा है या तो वो जोड़ा एक जैसा नहीं है। तो या तो मिनिमम आप एक डिप्लॉयड इंडिविजुअल के अंदर एक जीन की एक फॉर्म देख सकते हो या फिर दो फॉर्म देख सकते हो। लेकिन अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं, सपोज ये इंडिविजुअल, ये कोई दूसरा इंडिविजुअल है, इस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप जो है वो O है, इसका ब्लड ग्रुप O है, तो इसका जीनोटाइप क्या होगा? IO या फिर क्या हो सकता है? स्मॉल आई। सपोज कोई तीसरा बंदा है पॉपुलेशन में, उसका ब्लड ग्रुप AB है, AB, तो उसका जीनोटाइप क्या होगा? IA IB। तो आप मुझे सोचकर बताना बेटा कि अगर मैं एक सिंगल बंदे को पकड़ूं, एक सिंगल बंदे को, तो मैं उस सिंगल बंदे में मिनिमम एक जीन की एक फॉर्म देख सकती हूं या मैक्सिमम एक जीन की दो फॉर्म देख सकती हूं। तो क्या मैं मल्टीपल एलिलिज्म का पता एक सिंगल बंदे में लगा सकती हूं? बताइए, क्या अगर मैं मल्टीपल एलिलिज्म को जानना चाहूं तो क्या मैं एक सिंगल बंदे को पढ़कर मल्टीपल एलिलिज्म का पता लगा सकती हूं? हां या ना? जवाब दीजिए बेटा। नहीं, यस। जब मैं पूरी पॉपुलेशन को देखूंगी तो मैं जानूंगी कि अच्छा इस जीन की एक और फॉर्म है, दैट इज IB। तो मेरा यहां पे आपको समझाने का पॉइंट यह है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मल्टीपल एलिलिज्म को हम किसी इंडिविजुअल में डिटेक्ट नहीं कर सकते। अगर हमें मल्टीपल एलिलिज्म को पढ़ना है, समझना है, तो हमें पॉपुलेशन की स्टडी करनी पड़ेगी। हमें देखना पड़ेगा कि पॉपुलेशन के अंदर उस जीन की कितनी फॉर्म्स अवेलेबल हैं। सो मल्टीपल एलिलिज्म इज अ ट्रेट ऑफ पॉपुलेशन, नॉट अ ट्रेट ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल। समझे बेटा? नॉट अ ट्रेट ऑफ सिंगल इंडिविजुअल। समझ रहे हैं? तो ये मेरी पूरी पॉपुलेशन बन गई, ये पूरी पॉपुलेशन बन गई। तो हम कह सकते हैं, तो इन अ पॉपुलेशन अगर ऐसा है तो जरूरी नहीं है एक पॉपुलेशन में आपको एक जीन की दो से ज्यादा फॉर्म्स देखने को ही मिले, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे प्लांट हाइट में एक जीन की दो ही फॉर्म्स पॉसिबल थी, कैपिटल T स्मॉल t, तो पूरी पॉपुलेशन में आपको दो ही फॉर्म्स देखने को मिलेंगी। अगर मल्टीपल एलिलिज्म है तो आपको पॉपुलेशन में दो से ज्यादा फॉर्म्स देखने को मिलेंगी। सो इन अ पॉपुलेशन इफ अ जीन हैज मल्टीपल अलील्स, अगर किसी जीन की मल्टीपल अलील्स हैं तो इन अ पॉपुलेशन उसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। इन अ पॉपुलेशन इट कैन बी डिटेक्टेड, लेकिन हम उसे सिंगल बंदे में नहीं बता सकते, क्योंकि सिंगल बंदे में एक जीन की मिनिमम एक फॉर्म हो सकती है और मैक्सिमम दो फॉर्म हो सकती है। हम एक सिंगल बंदे में एक जीन की 3, 4, 5, 6 फॉर्म्स एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं। क्लियर है बेटा? चलिए, तो अब हम डेफिनेशन लिखते हैं। इतना सबने लिख लिया? इतना सारे बच्चों ने लिख लिया? हाँ बेटा, ये नोट करना है।
डन 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 डन। चलिए बहुत बढ़िया, आ जाइए आगे चलेंगे बेटा। तो हम यहां पर लिखेंगे मल्टीपल एलिलिज्म क्या है। अब if in a population if in a population a gene has more than two alleles, या फिर हम कह सकते हैं टू फॉर्म्स, then this is called as multiple allelism। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम मल्टीपल एलिलिज्म कहते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज अ ट्रेट ऑफ पॉपुलेशन, इट इज अ ट्रेट ऑफ पॉपुलेशन। मल्टीपल एलिलिज्म आपको केवल और केवल पॉपुलेशन में ही देखने को मिल सकता है। इट इज अ ट्रेट ऑफ population and cannot be detected in an individual and cannot be detected in an individual। राइट? तो एक जीन की जब दो से ज्यादा फॉर्म्स पॉपुलेशन में होती हैं तो इस फिनोमिनन को हम मल्टीपल एलिलिज्म कहते हैं। अक्सर अधिकतर तौर पर एक जीन की दो ही फॉर्म्स होती हैं, लेकिन जब दो से ज्यादा होती हैं तो हम उसे मल्टीपल एलिलिज्म कहते हैं। हम उसे केवल और केवल पॉपुलेशन में ही डिटेक्ट कर सकते हैं, एक इंडिविजुअल में नहीं। एग्जाम्पल लिख लेते हैं। सबसे फेमस एग्जाम्पल है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस में जो पूरा का पूरा ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है उसको कंट्रोल करने के लिए कितनी अलील्स होती हैं? उसको कंट्रोल करने के लिए 3 अलील्स होती हैं, IA, IB और IO। इसका एक एग्जाम्पल तो ये बनता है, और भी काफी सारे एग्जाम्पल बनते हैं, जैसे कोट कलर इन रैबिट। जो खरगोश होता है उसकी जो ऊपर का फर होता है वो किस कलर का होगा, इसको भी टोटल 4 अलील्स कंट्रोल करते हैं। आपने देखा होगा कुछ खरगोश थोड़े ब्राउन कलर के होते हैं, कुछ ग्रे कलर के होते हैं, कुछ प्योर व्हाइट होते हैं। तो यानी कि कोट कलर को कंट्रोल करने के लिए 4 अलील्स होती हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि ड्रोसोफिला जो होती है, जिसे हम फ्रूट फ्लाई कहते हैं, जो इस चैप्टर में आगे डिटेल में पढ़ी जाएगी, ड्रोसोफिला में आंखों के रंग को तय करने के लिए देयर आर 15 अलील्स, 15 अलील्स होती हैं। आंखों के रंग को तय करने के लिए टोटल 15 अलील होती हैं। सोचो, आंखों के रंग को, कि ड्रोसोफिला की आंखों का रंग कैसा होगा, उसे डिसाइड करने के लिए 15 अलील्स होती हैं। और हमें सिलेबस में ये याद रखना है। तो जो बेटा यहां पे एक पॉइंट ध्यान रखना है कि जो हमारा ब्लड ग्रुप है उसमें 2 एग्जाम्पल्स बनते हैं। अगर वो पूरे के पूरे ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात कर रहा है तो उसमें मल्टीपल एलिलिज्म देखने को मिलता है। यानी कि ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए 3 जीन्स होती हैं, 3 फॉर्म्स होती हैं। और अगर वो AB ब्लड ग्रुप की बात कर रहा है तो AB ब्लड ग्रुप में हमें क्या देखने को मिल रहा है? कोडोमिनेंस। यानी कि हमारा जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है उसमें एक साथ 2 फिनोमिनन देखने को मिल रहे हैं। अगर IA और IB एक साथ हैं तो कोडोमिनेंस दिखाएंगी, और मल्टीपल एलिलिज्म भी देखने को मिल रहा है। ठीक है बेटा, चलिए
अब यहां पे आपको एक इंटरेस्टिंग सी चीज बताती हूं। यहां पे एक फॉर्मूला मैं आपको बताती हूं मल्टीपल एलिलिज्म में। टू कैलकुलेट नंबर ऑफ जीनोटाइप्स, अगर मुझे जीनोटाइप्स का पता लगाना है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ जीनोटाइप्स इज इक्वल टू n/2 n+1, जहां पे n क्या है, n है टोटल नंबर ऑफ अलील्स, मतलब टोटल कितनी अलील्स हैं उस जीन की। तो इसको अगर मैं ब्लड ग्रुप में लगाऊं, इस फॉर्मूले को मुझे पता लगाना है कि पॉपुलेशन में ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए कितने जीनोटाइप हो सकते हैं, पॉपुलेशन में कितने जीनोटाइप वाले लोग हो सकते हैं, एक ह्यूमन पॉपुलेशन में कितने जीनोटाइप वाले लोग हो सकते हैं। तो फॉर्मूला लगाते हैं यहां पे, चलिए। स्मॉल n क्या है यहां पे, 3/2 3+1, तो आंसर आ जाएगा 3/2 इंटू 4, दैट इज 6। यानी कि अगर मैं ह्यूमन पॉपुलेशन, पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन को देखूं तो ह्यूमन पॉपुलेशन में 6 जीनोटाइप वाले लोग होंगे। पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन में 6 अलग अलग जीनोटाइप वाले लोग होंगे, राइट। तो नंबर ऑफ जीनोटाइप, पॉपुलेशन में कितने जीनोटाइप हो सकते हैं, कितने जीनोटाइप पॉसिबल हो सकते हैं, इसे निकालने का फॉर्मूला ये है n/2 n+1, जहां पे n क्या है, टोटल नंबर ऑफ अलील्स। जैसे ब्लड ग्रुप में टोटल नंबर ऑफ अलील्स 3 है, राइट। तो जैसे अगर मुझे जीनोटाइप निकालने हैं, पॉपुलेशन में कितने जीनोटाइप वाले लोग हो सकते हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन में कितने जीनोटाइप वाले लोग हो सकते हैं, तो हमारा आंसर आया है 6। तो आ जाओ, मैं उन 6 के 6 जीनोटाइप्स को आपको बना के बताती हूं। उसमें पहला जीनोटाइप है आपका IA, दूसरा जीनोटाइप है IA स्मॉल i, तीसरा जीनोटाइप है IB, फोर्थ है IB स्मॉल i, फिफ्थ है IA, और सिक्स्थ है स्मॉल i। ये 6 जीनोटाइप वाले लोग ह्यूमन पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करते हैं, जहां पर ऊपर के जो 2 जीनोटाइप हैं इनका क्या फिनोटाइप होगा, फिनोटाइप यानी कि इनका क्या ब्लड ग्रुप होगा। फिनोटाइप का मतलब है कि इनका क्या ब्लड ग्रुप होगा। आप जानते हैं ए ब्लड ग्रुप होगा, इन दोनों केसेस में क्या फिनोटाइप होगा, बी, इसमें क्या फिनोटाइप होगा, AB, और इसमें क्या फिनोटाइप होगा, O। यानी कि ब्लड ग्रुप में फिनोटाइप कितने पॉसिबल है, फिनोटाइप निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है बेटा। तो अगर मैं ह्यूमन पॉपुलेशन में देखूं कि कितने जीनोटाइप वाले लोग हो सकते हैं, ब्लड ग्रुप को लेकर 6 जीनोटाइप वाले लोग हो सकते हैं, और कितने फिनोटाइप, या तो ए ब्लड ग्रुप के लोग हो सकते हैं, या बी के हो सकते हैं, या AB के, या फिर O के। तो फिनोटाइप्स टोटल 4 हैं और जीनोटाइप्स टोटल 6 हैं। समझ आया बेटा। तो ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि ब्लड ग्रुप में, अगर हम ब्लड ग्रुप की बात करें तो ब्लड ग्रुप मल्टीपल एलिलिज्म दिखाता है, जहां पर पॉपुलेशन में 4 फिनोटाइप वाले लोग हो सकते हैं, जिनके जीनोटाइप 6 हो सकते हैं। ठीक है बेटा जी, ओके बेटा। चलिए, तो ये हुआ हमारा मल्टीपल एलिलिज्म। ये क्वेश्चन सीधा ही आपसे पूछ सकता है कि ब्लड ग्रुप में कितने जीनोटाइप वाले लोग हो सकते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन में, और कितने फिनोटाइप वाले लोग हो सकते हैं। तो आप ये याद कर सकते हैं। ठीक है बेटा। तो बस ये मल्टीपल एलिलिज्म है।
ओके, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। अभी मल्टीपल एलिलिज्म खत्म नहीं हुआ है। कल मुझे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना है कि आरबीसी की, वैसे तो सर इसको डिटेल में बताएंगे, ब्लड ग्रुप सिस्टम जूलॉजी में डिटेल में पढ़ाया जाता है, मैम बताएंगी, लेकिन थोड़ा सा एनसीईआरटी में कुछ लाइनें लिखी हुई हैं उससे रिलेटेड, वो मैं आपको बताऊंगी और ब्लड ग्रुप का एक क्वेश्चन कराऊंगी। फिर हम कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे प्लियोट्रॉपी और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, चलिए बेटा, चलो मेरे बच्चों, तो मिलते हैं। अगर आप एक क्वेश्चन करके जाना चाहते हैं तो एक क्वेश्चन कर लीजिए, फिर उसके बाद हम छुट्टी कर देंगे। एक क्वेश्चन कर लो बेटा, एक क्वेश्चन करके चले जाओ। व्हाट विल बी पॉसिबल ब्लड ग्रुप इन चिल्ड्रन फ्रॉम द पेरेंट्स बी एंड ए बी ब्लड ग्रुप्स। वो कह रहा है कि कोई पेरेंट है, एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप बी है और एक का ए बी है, तो आप बताओ उनके बच्चों के क्या क्या ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। आपको सारी पॉसिबिलिटी चेक करके बतानी है। मैं इसके लिए आपको 1 मिनट दे रही हूं, आपका समय शुरू होता है अब। आप ये क्वेश्चन कर दीजिए, फिर चले जाएंगे। बहुत ही सिंपल है, अच्छा क्वेश्चन है, सारी पॉसिबिलिटी चेक करनी है आपको। एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप बी है, दूसरे का ए बी है, तो आपको बताना है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। आप जानते हैं कि हमें जो बी ब्लड ग्रुप वाला पेरेंट है उसका जीनोटाइप नहीं दिया गया है, तो हम वो सारी पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे कि क्या क्या ब्लड ग्रुप हो सकता है। आप सोच लीजिए, इसको अच्छे से बनाकर देख लीजिए। चलिए, तो 1 मिनट आपका पूरा हुआ। ए बी ब्लड ग्रुप वाला जो पेरेंट होगा उसका जीनोटाइप तो हमें पता ही है, उसका जीनोटाइप होगा IA IB। लेकिन जो बी ब्लड ग्रुप वाला पेरेंट है उसका जीनोटाइप हमें नहीं दिया हुआ, यानी कि उसका जीनोटाइप IB IB भी हो सकता है और IBIO भी हो सकता है, राइट। तो देखिए बेटा, अगर जीनोटाइप ये है तो कितने तरह के बच्चे हो सकते हैं। A इधर से आए और B, ये तो एक ही तरह का गैमीट बनाएगा, देखो ये एक ही तरह का गैमीट बनाएगा, दैट इज IB, है ना। इसके सारे गैमीट एक ही तरह के होंगे IB वाले, और ये 2 तरह के गैमीट बनाएगा IA और IB, यानी कि इन दोनों के बच्चे कैसे हो सकते हैं, या तो IA IB या फिर IB IB। यानी कि अगर B ऐसा है तो इनके बच्चे या तो AB ब्लड ग्रुप वाले होंगे या फिर B ब्लड ग्रुप वाले होंगे। ठीक है, चलिए, जैसे हमारे केस में मैं हूं B, मेरा ब्लड ग्रुप B है, ऐसा होमोजाइगस, और सूरज का AB है, तो मिश्री का ब्लड ग्रुप AB है और सूर्य का ब्लड ग्रुप B है। अगर IBIO, ये कितने तरह के गैमीट बनाएगा, ये 2 तरह के गैमीट बना सकता है। तो यहां पे एक बार IA IB के साथ जाएगा, IA IB के साथ जा सकता है, एक बार IA IO के साथ जा सकता है ना, फिर एक बार IBIB के साथ जा सकता है। आप देख रहे हैं ना, ये वाला पेरेंट 2 तरह के गैमीट बना रहा है, और अगर ये पेरेंट ऐसा है तो ये भी 2 तरह के गैमीट बनाएगा। तो एक बार IA का दोनों के साथ करो, फिर IB का दोनों के साथ करो, तो IBIO, यानी कि कितने तरह के बच्चे हो सकते हैं, AB ब्लड ग्रुप वाले, A ब्लड ग्रुप वाले और B ब्लड ग्रुप वाले, राइट। तो कितनी पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, O को छोड़ दो,
ओ सिर्फ तब बन सकता है जब दोनों के पास देने के लिए स्मॉल आई हो। इसके पास भी स्मॉल आई होना चाहिए, इसके पास भी स्मॉल आई होना चाहिए, तभी जो है ओ ब्लड ग्रुप वाला बच्चा होगा। अगर एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए बी है, ये हमेशा ध्यान रखना बेटा, अगर एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उनके बच्चे कभी भी ओ वाले नहीं हो सकते। ध्यान रखना, दोनों में से अगर किसी भी पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उनका बच्चा कभी भी ओ ब्लड ग्रुप वाला नहीं हो सकता, ये तय है। क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप वाला बच्चा तभी होगा जब दोनों पेरेंट्स से स्मॉल आई आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ए वाला भी पॉसिबल है, बी वाला भी, ए बी वाला भी, क्योंकि हम दोनों केस लेकर चलेंगे। हमें बताया नहीं है क्वेश्चन में कि बी ब्लड ग्रुप कैसा है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, तो हम सारी पॉसिबिलिटी लेकर चलेंगे। तो वो सारी पॉसिबिलिटी ये हैं, तो आंसर हो जाएगा सी। देखते हैं कितने बच्चों ने इसका आंसर सी दिया है। वेरी गुड, 77% बच्चों ने, बहुत बढ़िया। मयंक, राज, प्रिया, विजय, जय, वेदांश, निपुण, धर्मेंद्र, गुनगुन, राखी, बहुत बढ़िया बेटा। मैं एक आध क्वेश्चन और देख लेती हूं। ये वाला क्वेश्चन का जवाब और दे दीजिए, बस ये और बेटा, फिर चले जाना। 30 सेकेंड्स दे रही हूं, पहले क्वेश्चन पढ़ लो, आसान सा है। द फिनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल मे बी अफेक्टेड, ये कह रहा है कि जो बंदे का फिनोटाइप है उस पर असर पड़ेगा, फिनोटाइप अफेक्ट होगा, उस पर असर पड़ेगा। ये कब होगा? जब मॉडिफाइड अलील इनमें से क्या बनाएगी। आपका समय शुरू होता है अब। एनसीईआरटी की लाइन है, द फिनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल मे बी अफेक्टेड। अफेक्टेड का मतलब उस पर असर पड़ेगा, वो बदलेगा। तो किसी बंदे का फिनोटाइप कब बदलेगा? जब मॉडिफाइड अलील क्या बनाएगी, किस केस में फिनोटाइप पर असर पड़ेगा? मुझे उम्मीद है बच्चे इसका जवाब सोच समझ के देंगे और बिल्कुल सही जवाब देंगे। चलिए बेटा, तो इसका आंसर होगा जब बदली हुई अलील या तो एंजाइम नहीं बनाएगी या नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाएगी तो फिनोटाइप पर असर पड़ेगा। तो ए एंड सी आर करेक्ट। तो देखते हैं कितने बच्चों ने इसका आंसर 2 दिया है। केवल 38% बच्चों ने आंसर 2 दिया है। युक्ता, राज, अबुल, मयंक, हर्ष, आफरीन, फलक, श्रावणी, कान्हा एंड किंजल। अभी तो बताया था कि फिनोटाइप पे असर तब बढ़ेगा जब बदली हुई अलील या तो एंजाइम नहीं बना रही है या फिर बदला ये नॉन फंक्शनल एंजाइम बना रही है। अगर वो सेम एंजाइम बनाएगी, वही नॉर्मल एंजाइम बनाएगी, तो फिनोटाइप पे असर थोड़ी ना पड़ेगा पगलों। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। लीडर बोर्ड एक बार देख लेते हैं। कान्हा, इकरा, तमन्ना, किशन, शिनचैन, मनल, आफरीन, शालिनी, सृष्टि एंड राज। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बहुत नाइस। चलिए कल की क्लास में मिलते हैं। कल की क्लास में कुछ नया टॉपिक्स को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। गुड नाइट, लव यू ऑल, बाय।